I am live. I hope I am live. Yes, we are live. मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ. I understand your concern. Yes. A very good evening to all of you. मैंने कहा a very good evening to all of you. जय माता दी रेशमा जी, जय माता दी. दोस्तों, yes I know. देखो, आप सब लोग जिस सब्जेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जिस सब्जेक्ट को हम लोग एक आइकॉनिक सब्जेक्ट सीएस प्रोफेशनल का मानते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट्स को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है और मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, वो सब्जेक्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से. यस प्रकाश भाई, जय माता दी. जानवी, ज्योति, शशांक भाई, मेघना, निखिल, विल कम टू द डिस्कशन. सबको जय माता दी. लेट अस फोकस डायरेक्टली ऑन बिजनेस. और हमारा जो आज का सेशन है, जो हम लोगों ने आज के सेशन में जिस सब्जेक्ट को लेकर हमारा डिस्कशन करना है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड डेफिनेटली उसके अलावा इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप. ये सब्जेक्ट है हमारा. जितना बड़ा नाम है उतना ही वास्ट और इन डिटेल ये सब्जेक्ट है. जय माता दी सबको. दोस्तों, मॉड्यूल 2 का हमारा ये सब्जेक्ट है सीआरआई, और मैं आपको कहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अनूठा, और मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है अगर इसको राइट वे में पढ़ा जाए तो. वरना ये सब्जेक्ट अक्सर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है टू क्लियर द मॉड्यूल 2, बिकॉज मॉड्यूल 2 में आरसीडी के साथ साथ सीआरआई है. अगर इस सब्जेक्ट को राइट अप्रोच रखोगे तो हम डेफिनेटली इस सब्जेक्ट के अच्छे स्कोर के बदौलत मॉड्यूल 2 को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सकते हैं. मॉड्यूल 2 में हम कहेंगे डीडी और आरसीडी के कंपैरिजन में ये सब्जेक्ट ज़्यादा वास्ट है, और बट स्कोरिंग के लिए सीआरआई ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू आरसीडी एंड डीडी. सिलेबस वाइज सीआरआई डेफिनेटली एक वास्ट सब्जेक्ट है हमारा. डेफिनेटली सबको पता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, ये जो सब्जेक्ट है इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. जो पार्ट ए का डिस्कशन है, जिसमें हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर फोकस करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये आपका 50 मार्क्स के लिए है. प्लीज डू राइट जो भी मैं लिख रहा हूं आपके नोटबुक में, ये 50 मार्क के लिए है. एंड जो पार्ट बी है आपका इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप, ये अगेन 50 मार्क्स के लिए है. डेफिनेटली जिन लोगों ने भी आईबीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट कहते हुए चूज किया होगा, उन्हें इस पार्ट बी का जो 50 मार्क्स है आय का, इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा व्हेन यू विल बी सॉल्विंग योर आईबीसी इलेक्टिव सब्जेक्ट पेपर, बिकॉज आईबीसी इलेक्टिव सब्जेक्ट में केस स्टडीज है, और यहाँ पर पार्ट बी में हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ने वाले हैं. पार्ट बी ऑफ सीआर फोकसेस ऑन द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी, whereas जो आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो आईबीसी के इलेक्टिव सब्जेक्ट में. बट यस, उस आईबीसी के इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको बहुत हेल्प करेगा. तो यस, ये जो आई की पढ़ाई आपकी इसमें होगी, वो आपको आगे आईबीसी में जब शुभम सर पढ़ाएंगे बहुत हेल्पफुल होगा. इसलिए हम पहले आई भी देखने वाले, डोंट वरी. पार्ट ए के अंदर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है 50 मार्क्स के लिए, जिस पर हमारा इनिशियल डिस्कशन फोकस होगा, स्टूडेंट्स को इस पार्ट ए के कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में समझना है कि देयर आर 13 चैप्टर्स. आज हम इन 13 चैप्टर्स का एक बर्ड्स आई व्यू भी मैं आपको बताऊंगा. इन 13 चैप्टर्स को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया, 5 पार्ट्स में, और कैसे ये 13 चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्टेड है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. बट अभी हम लोग क्योंकि ये डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर, तो मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल आप सबको है बिफोर आई स्टार्ट द डिस्कशन. आप में से कोई मुझे बोलेगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में आपका क्या विचार है? कोई भी
आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, आपको कोई नॉलेज है इस टर्म के बारे में तो भी आप शेयर कर सकते हो। लेट मी नो व्हाट इज योर थॉट, व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट द टर्म कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अगर आपसे मुझे कुछ आइडिया आएगा तो फिर मैं इसको लेकर हमारा डिस्कशन आगे बढ़ा सकता हूं। सो वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑन द टर्म कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। आपका जो भी परसेप्शन है, थॉट है कि सर मेरे मुताबिक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ये होना चाहिए, लेट मी नो व्हाट इज योर थॉट। यस सृष्टि जी, ओके। रेशमा ने कहा है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, रेशमा के हिसाब से इट रेफर्स टू अमालगमेशन। जो रेशमा ने कहा है मैं वहां पर लिख रहा हूं, रेशमा ने कहा अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर। वेरी गुड, आई कैन से इट्स अ गुड अटेम्प्ट रेशमा, एक अच्छी कोशिश की है तुमने। अहिल का भी लगभग वही कहना है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। उत्कर्ष का कहना है इट इज अमालगमेशन, डीमर्जर ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी। सो मोर ऑफ द लेस इट इज ऑन द सेम टर्म व्हाट उत्कर्ष इज सेइंग। ओके, तो आप लोगों का जो इंटरप्रिटेशन है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो आप ये मान रहे हो कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ये मर्जर्स, अमालगमेशंस, डीमर्जर्स को लेकर है। यस, फेयर इनफ, वी कैन से, बट लेट अस ब्रेक दिस टर्म नाउ। जब मैं कहता हूं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग दोस्तों, तो वी हैव टू फर्स्ट ब्रेक दिस टर्म टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर टर्म, बेटर वे। तो मैं कहूंगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में फर्स्ट द वर्ड कॉर्पोरेट which refers to company, and when we refer to the term restructuring, you have to understand restructuring is reorganization। restructuring का मतलब क्या है? reorganization of company। जो एक कंपनी है उस कंपनी को जब हम रीऑर्गेनाइज करते हैं, क्यों रीऑर्गेनाइज करते? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी फॉर, हम कहेंगे अचीविंग बेटर। एनडीटी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मॉडिफाई करना। अच्छा स्नेहा, तुम एक एस्पेक्ट बता रही हो बेटा, जो तुम कह रही हो सिर्फ उतना ही कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं है, हर बार प्रॉब्लम आने पर ही कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होता है स्नेहा बेटा, ध्यान रखना। हम लोग ये डिस्कस करेंगे आज। रीऑर्गेनाइजेशन, रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी, किसके लिए? फॉर अचीविंग बेटर एफिशिएंसी, फॉर अचीविंग बेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हम रीऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं? फॉर अचीविंग बेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और हम कहेंगे टू अडेप्ट टू दी to adapt to the changing market, to adapt to the changing market, the dynamic market, the environment, to adapt to the changing market। तो हम कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, मैं ये इस टर्म का मीनिंग आपसे डिस्कस करूं उससे पहले हम समझ रहे कॉर्पोरेट मतलब कंपनी और रिस्ट्रक्चरिंग मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी। तो हम कहेंगे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज नथिंग बट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी। और ये रीऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं कंपनी के अंदर बेटर एफिशिएंसी के लिए, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, या फिर टू अडेप्ट टू द चेंजिंग मार्केट, इसके लिए हो सकता है। ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन है ऑफ द टर्म कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। बट यस दोस्तों, मैं आपको बताऊं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज नॉट अ, वी कैन से, टर्म व्हिच हैज गॉट a proper systematic definition। corporate restructuring is a collective term। हम कहते हैं corporate restructuring एक अलग अलग कंसेप्ट, जैसे कि रेशमा ने, मेघना ने, आहिल ने जो लिखा है, अजिता, गोकुल, इन्होंने जो मेंशन किया है, इन सारे टर्म्स को अगर एक वर्ड में हमें रेफर करना है तो हम उसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के नाम से पुकार सकते हैं। मतलब क्या? ओ माय गॉड, तो हम कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कोई डेफिनेशन और एक ऐसा थ्योरेटिकल टर्म नहीं है, इट इज अ कलेक्टिव टर्म। हम कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ कलेक्टिव टर्म, जो आपने मेंशन किया इज अ कलेक्टिव टर्म for a variety of different business transactions, for a variety of different business transactions। and which are those business transactions? I can say the business transactions are mergers, amalgamations, acquisitions, compromises,
अरेंजमेंट्स और रिकंस्ट्रक्शन। ओके, तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ये जो टर्म है ये इन सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए कलेक्टिव नेम है। एक्विजिशंस, कॉम्प्रोमाइजेस, अमालगेशंस, मर्जर। जब मैं कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स और रिकंस्ट्रक्शन कहता हूं तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए इसको लेकर आपका चैप्टर 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट है। और यस और नो, चैप्टर 15 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज ऑन कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें सेक्शन 230 से लेके सेक्शन 240 तक के डिस्कशन दिया हुआ है। हम कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ कलेक्टिव टर्म, एक कलेक्टिव टर्म है फॉर द वैरायटी ऑफ डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ मर्जर्स, अमालगमेशंस, एक्विजिशंस, कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स, रिकंस्ट्रक्शन। सर इन सारे टर्म्स को कैसे समझना है? यस, तो ये सारे टर्म्स हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, उसके अंदर ये सारे टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। मर्जर्स, अमालगमेशंस, एक्विजिशंस, कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स, रिकंस्ट्रक्शन। जब मैं कहता हूं ये कलेक्टिव टर्म है तो हम कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कलेक्टिव टर्म है किसके लिए? मर्जर्स के लिए, अमालगमेशंस के लिए, एक्विजिशंस के लिए, कॉम्प्रोमाइजेस के लिए, अरेंजमेंट्स के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। मतलब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हम कह सकते हैं माँ की कार है। व्हाट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? इट इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर माँ की कार। माँ की कार को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। जो आप लोगों ने मेंशन किया था वो एक कलेक्टिव टर्म है फॉर ऑल दिस वेरियस डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, तो अगर मैं कहूं अभी रिसेंटली एपीआई होल्डिंग्स, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर एंड अटेंटिव, एपीआई होल्डिंग्स कहते हुए एक हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने जो फार्म इजी नाम से उनका बिजनेस रन होता है ऑनलाइन, हम कह सकते हैं मेडिकल हेल्थ में। एपीआई होल्डिंग्स ने थायरोकेयर कहते हुए एक दूसरी कंपनी है वैल्यूमनी जिसके सीएमडी थे, उस थायरोकेयर कंपनी में 66% उन्होंने क्या किया? स्टेक एक्वायर किया है और थायरोकेयर कंपनी का उन्होंने एक्विजिशन किया है। तो एपीआई होल्डिंग्स और थायरोकेयर का हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है। ध्यान रखना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कैसे हुआ? थायरोकेयर का स्टेक चला गया, जो थायरोकेयर कंपनी थे उनके जो प्रमोटर थे उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया, उन्हें अपना हिस्सा बेचा, तो उसे हम कहते हैं डिवेस्टमेंट। बट एपीआई होल्डिंग्स ने फार्म इजी के तहत थायरोकेयर को एक्वायर किया तो इनका एक्सपांशन हुआ। तो ध्यान रखना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में अमालगमेशन मर्जर जब आता है इट वर्क्स ऑन अ विन विन मॉडल। जो एक पर्सन के लिए डिवेस्टमेंट होता है वो किसी और के लिए एक्सपांशन हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जियो कंपनी, रिलायंस जियो के अंदर जो फेसबुक ने, जो गूगल ने जो स्टेक खरीदा है, जो शेयर्स खरीदे जियो, रिलायंस जियो के, इन्वेस्टमेंट किया है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलायंस जियो। हम ये कह सकते हैं कि फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को एक्वायर किया था, इट इज अ पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी। तो शायद से किसी ने कहा था थोड़ी देर पहले, आई एम नॉट रॉन्ग, स्नेहा ने कहा था कि एंटिटी में जब कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तो मॉडिफाई करना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होता है। तो स्नेहा बेटा जरूरी नहीं है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ग्रोथ के लिए भी कर सकती है। जब फेसबुक ने जियो को हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट किया था तो इट इज अ पार्ट ऑफ देयर एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को एक्वायर किया था या इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जब फेसबुक अपना बिजनेस क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ देयर एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। समझना। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग जो हम कहते हैं, मीनिंग क्या है? इट इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड व्हिच आर दोस ट्रांजैक्शंस? मां की कार। क्या मैं कहूं सबको मीनिंग ऑफ द टर्म क्लियर है? क्लियर है तो एक थम्स अप करो। मीनिंग ऑफ द टर्म क्लियर है तो एक थम्स अप करो। जस्ट अ कलेक्टिव टर्म है, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अभी हमने क्या देखा? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इस टर्म का मीनिंग देखा है, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। आई होप सब लोग मेरे साथ लिख रहे हैं। क्लियर है तो एक थम्स अप कर लो। हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद हम देखेंगे वहां पर कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। जब भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होता है उसका क्या परिणाम होता है, उसका क्या अंजाम होता है।
देयर आर मल्टीपल इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स और ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कोई बोलेगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होने से क्या होता है? जैसे रिलायंस जियो में अगर फेसबुक और गूगल ने शेयर्स खरीदे हैं तो रिलायंस जियो का कुछ कंट्रोल किसके पास आ गया? फेसबुक के पास और गूगल के पास आ गया। रिलायंस जियो के अंदर फेसबुक और गूगल ने शेयर खरीदे ना। अभी जो एग्जांपल दिया थायरोकेयर का, उसमें एपीआई होल्डिंग्स ने शेयर्स खरीदे तो थायरोकेयर का कंट्रोल किसके पास आ गया? एपीआई होल्डिंग्स के पास आ गया, जो फार्म इजी कंपनी उनके पास। तो कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर उसका परिणाम क्या होता है? तो हम कहेंगे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर सबसे पहले चेंज इन शेयर कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में शेयर चेंज इन शेयर कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। आप सबने अमालगमेशन चैप्टर अकाउंट्स में पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा अमालगमेशन में जब ट्रांसफरर कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरी कंपनी एक्वायर करती है तो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर्स को खरीदने के बदले में ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को परचेस कंसिडरेशन के बदले में अपने कंपनी के शेयर्स ऑफर करती है। तो जब ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उनके शेयर होल्डर्स को अपने ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स देती है एज अ पार्ट ऑफ परचेस कंसिडरेशन, तो हम कहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, चेंज इन द शेयर कैपिटल होता है। या साथ ही साथ हम कह सकते हैं चेंज इन शेयर होल्डर्स होगा, चेंज इन द शेयर होल्डर्स होगा। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के इफेक्ट में चेंज इन कंट्रोल होगा। अभी जो एग्जांपल देखा है थायरोकेयर का, चेंज इन कंट्रोल होगा। इफेक्ट वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है उत्कर्ष बेटा, वेल्थ क्रिएशन इज नॉट द इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस, प्लीज समझना बेटा। वेल्थ क्रिएशन ये कभी मोटिव नहीं होता है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मोटिव होता है लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, गोइंग कंसर्न। उत्कर्ष बेटा, जेट एयरवेज जो अभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, जेट एयरवेज किसकी कोशिश कर रहा है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश कर रहा है। समझना, आज की न्यूज है, आइडिया कंपनी, वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने आप को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के तहत अपनी वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो फाइट कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज नॉट फॉर वेल्थ क्रिएशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज फॉर to make the entity as a long term going concern, to ensure that the entity remains a long term going concern बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है। और गोइंग कंसर्न होगा तो उसके बाद ग्रोथ होता है। गोइंग कंसर्न के बाद नेक्स्ट मोटिव क्या होता है? ग्रोथ। सो इट इज नॉट वेल्थ क्रिएशन। ग्रोथ होगा वो ओवरऑल कंपनी का होगा। चेंज इन कंट्रोल, चेंज इन शेयर होल्डर्स, चेंज इन द शेयर कैपिटल। आई विल से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर में चेंज ऑफ बिजनेस भी होगा, चेंज ऑफ बिजनेस। अरे भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स को पता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस जियो के तहत अपना बिजनेस क्या किया? डाइवर्सिफाई किया। और रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करके हम कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना नेटवर्क वाइड स्प्रेड कर दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज रिटेल सेक्टर में भी है, रिलायंस मार्ट के तहत। तो वो क्या है? चेंज ऑफ बिजनेस है। दे हैव डन दैट एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी। देन हम कह सकते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के कॉन्सिक्वेंसेस में चेंज इन ऑपरेटिंग एंटिटीज, चेंज इन ऑपरेटिंग एंटिटीज। इसका एग्जांपल देता हूं, चेंज इन ऑपरेटिंग एंटिटीज का। आई डोंट नो कितने स्टूडेंट्स को पता है, एलएनटी सीमेंट कहते हैं, एक सीमेंट कंपनी थी जो एलएनटी ग्रुप की थी। और उस एलएनटी सीमेंट को बिरला सुपर, जो कुमार मंगलम बिरला ग्रुप की कंपनी है, बिरला सुपर सीमेंट, उन्होंने एक्वायर किया था। अब एलएनटी ग्रुप की कंपनी थी, बिरला सुपर ने एलएनटी को एक्वायर किया। तो हम कह सकते हैं उसके बाद एलएनटी सीमेंट एलएनटी कंपनी से डिवेस्ट हो गया और बिरला ग्रुप का हिस्सा बन गया। और उसके बाद बिरला ग्रुप ने एलएनटी सीमेंट का नाम बदल के कर दिया अल्ट्राटेक सीमेंट। जब वो नाम अल्ट्राटेक सीमेंट कर दिया तो जो मैनेजमेंट पहले एलएनटी के पास था वो अब बिरला ग्रुप के पास आ गया। ऑपरेटिंग एंटिटी बदल गई, एलएनटी सीमेंट अब कहलाने लगी अल्ट्राटेक सीमेंट। अरे इतना क्यों? द फेमस केस ऑफ टाटा स्टील एंड कोरस जो यूएस की नंबर 1 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसको जब टाटा स्टील ने एक्वायर किया तो आज वो टाटा कोरस के नाम से जाना जाती है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में चेंज इन द ऑपरेटिंग एंटिटीज हुआ है। तो these are the various, I can say, consequences of corporate restructuring. These are not exhaustive, these are illustrative consequences. मतलब corporate restructuring करने से क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा? कैपिटल या कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा,
शेयर होल्डर्स चेंज होंगे, कंट्रोल चेंज होगा, बिजनेस चेंज हो सकता है, या ऑपरेटिंग एंटिटीज चेंज हो सकते हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने से क्या हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया। क्या हो सकता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स। एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा, या ऑपरेटिंग एंटिटीज चेंज होगी, या शेयर होल्डर्स चेंज होंगे, या कंट्रोल चेंज होगा, या चेंज ऑफ बिजनेस होगा। जब चेंज इन शेयर होल्डर्स, चेंज इन कंट्रोल हम कहते हैं, चेंज इन कंट्रोल कैन बी चेंज इन मैनेजमेंट, चेंज इन कंट्रोल कैन बी चेंज इन मैनेजमेंट। क्या मैं कहूं सबको इफेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रिक्शन समझा है, हमने मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रिक्शन देखा है, हमने इफेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रिक्शन देखा है। मेरा एक सवाल आप सबको है, कोई भी कंपनी अपने बिजनेस के अंदर क्या चाहती है वो मुझे बोलो। एनी कंपनी विच रन्स बिजनेस एम्स फॉर, कोई भी कंपनी जो बिजनेस रन करती है उसका एम क्या होता है। कोई बोलेगा मुझे व्हाट इज द एम ऑफ एनी कंपनी विच रन्स अ बिजनेस। कोई भी कंपनी जो बिजनेस रन करती है उसका एम क्या होता है बिजनेस रन करने के पीछे। आई वांट टू नो द रीजन फ्रॉम यू। मेन रीजन, ऐसे तो कई रीजन हम दे सकते हैं। मेन रीजन, एनी कंपनी विच रन बिजनेस एम्स फॉर व्हाट। ओके, किसने लिखा है प्रॉफिट, किसने लिखा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, किसने लिखा है प्रॉफिट एंड गोइंग कंसर्न। तो क्या मैं इन सारे टर्म्स को लेकर एक कॉमन टर्म कह सकता हूं, एम्स फॉर ग्रोथ। जब ग्रोथ होगा तो बट नेचुरली प्रॉफिट होगा, जब ग्रोथ होगा तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, जब ग्रोथ होगा तो हम कह सकते हैं रेपुटेशन बढ़ेगा, जब ग्रोथ होगा तो सस्टेनेबिलिटी होगा। तो कोई भी कंपनी जब बिजनेस रन करती है उसका एम होता है ग्रोथ इन द कंपनीज बिजनेस। जब ग्रोथ होता है, ग्रोथ कैन बी अचीव्ड, ग्रोथ कैन बी अटेन्ड बाय टू वेज। ये ग्रोथ को, अगर एक कंपनी का एम होता है, ग्रोथ को दो रास्ते से एक कंपनी अचीव कर सकती है, अटेन कर सकती है। वन इज इंटरनल एक्सपांशन एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल एक्सपांशन। क्या लगता है आपको, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ये इंटरनल एक्सपांशन होगा या एक्सटर्नल एक्सपांशन होगा? एनीवन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंटरनल में आएगा या एक्सटर्नल में आएगा? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंटरनल में आएगा या एक्सटर्नल में आएगा? ग्रोथ एक कंपनी इंटरनल एक्सपांशन से करती है, एक्सटर्नल एक्सपांशन से करती है, ग्रोथ अचीव करती है। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी को ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंटरनल में आएगा या एक्सटर्नल में आएगा? वेरी गुड, नितिन ने लिखा है एक्सटर्नल में आएगा। ओके, एक्सटर्नल में आएगा, नितिन ने लिखा है। निधि ने लिखा इंटरनल में आएगा। निधि बेटा, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंटरनल में आएगा कि एक्सटर्नल में आएगा? तुमने जो इंटरनल लिखा है अभी तुम्हें पता चलेगा क्यों वो एक्सटर्नल में आएगा। इंटरनल एक्सपांशन को हम कहते हैं दोस्तों, लिखना, ऑर्गेनिक वे टू ग्रो बिजनेस, whereas external expansion is inorganic way to grow business। यहां पर मैं आप सबके 2 मिनट लूंगा। दोस्तों ध्यान रखना, इंडिया में 1991 से पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था, इंडियन इकोनॉमी वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। 1991 के बाद हमारे यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हम कहते हैं एलपीजी आ गया, न्यू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आ गई, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गया, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट को वर्ल्ड मार्केट के लिए ओपन किया गया। 1991 से पहले हमारे यहाँ पर फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट करना इतना संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। बट 91 के बाद ग्लोबलाइजेशन के चलते इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया। 91 से पहले, ध्यान से सुनना, 91 से पहले कंपनीज जब ग्रो होती थी तो वो जनरली इंटरनल एक्सपांशन से ग्रो होती थी। ऑर्गेनिक वे टू ग्रो बिजनेस हम कहेंगे बिफोर 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हम कहेंगे बिफोर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कंपनीज किस तरह से ग्रो होती थी? ऑर्गेनिक वे से, इंटरनल एक्सपांशन के थ्रू। इंटरनल एक्सपांशन के थ्रू मतलब क्या? अल से इंटरनल एक्सपांशन से कंपनी का ग्रो होना, मतलब मैं लिखूंगा देयर आर डिफरेंट वेज टू ग्रो इंटरनली। हम लिखेंगे एक्विजिशन ऑफ
न्यू असेट्स, कंपनी ने नए असेट्स खरीदे, या फिर हम कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकली अब्सोल्यूट इक्विपमेंट्स, जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स थे उनको रिप्लेस करना और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, या फिर हम कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आना। ये वो रास्ते थे। बिफोर द 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कंपनी क्या करती थी, अपना ग्रोथ करती थी ऑर्गेनिक रास्ते से। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल, हम कहते हैं ना ऑर्गेनिक फ्रूट, नेचुरल रास्ते से कंपनीज ग्रोथ अचीव करती थी। ये नेचुरल रास्ता था। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एपीआई होल्डिंग्स जो फार्म इजी है ऑनलाइन मेडिकल हेल्थ केयर में, उन्होंने थायरोकेयर कंपनी में 66% जो स्टेक खरीदा, उससे थायरोकेयर कंपनी का कंट्रोल उनके पास आ गया और डे वन पर हम कह सकते थायरोकेयर कंपनी का मार्केट शेयर एपीआई होल्डिंग्स के पास आ गया। अरे द फेमस केस स्टडी एक्सटर्नल एक्सपांशन का, इनऑर्गेनिक वे टू ग्रो बिजनेस का, हम कहते हैं टाटा स्टील ने जब कोरस को एक्वायर किया था इन द ईयर 2008, दैट इज द बेस्ट लैंडमार्क केस स्टडी फॉर एक्सटर्नल एक्सपांशन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के वे में। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का एक्सटर्नल एक्सपांशन मतलब हम कह सकते हैं किसी और कंपनी को एक्वायर कर कर जब आप ग्रोथ हासिल करते हो, उसे इनऑर्गेनिक वे टू ग्रो बिजनेस कहते हैं। दैट इज वन ऑफ द वेज। तो इनऑर्गेनिक वे टू ग्रो बिजनेस में हम कह सकते हैं acquiring a running business and grow overnight through corporate restructuring। दीदी बेटा समझा है क्या? निधि बेटा, जो तुमने कहा था कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इंटरनल होता है, व्हाट इज एक्सटर्नल? जब हम कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इनऑर्गेनिक तरीका है, यहां पर ग्रोथ आप डे वन से क्या कर रहे हो, अटेन कर रहे हो। और इसी बात को लेकर हमें वो बेस्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, टाटा स्टील एंड कोरस मर्जर ऑफ टाटा स्टील एंड कोरस। आई गिव दैट एग्जाम्पल। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान रखना। टाटा स्टील और कोरस के उस मर्जर में क्या हुआ था, टाटा स्टील जब कोरस को एक्वायर करने का ख्वाब देख रही थी, उस वक्त टाटा स्टील वर्ल्ड्स नंबर 55th, वर्ल्ड्स, यस यू हर्ड इट राइट, वर्ल्ड्स नंबर 55th स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। रतन टाटा 2008 में उन्होंने एक ड्रीम देखा था कि उन्हें टाटा स्टील अपनी रिटायरमेंट से पहले नंबर 1 कंपनी बनाना था टाटा स्टील को। 2010-11 में रतन टाटा सोच रहे थे कि वो रिटायर होंगे और कोई नए सक्सेसर को अपॉइंट कर देंगे। अब 2007 में यूएस में एक क्राइसिस आया था और उस क्राइसिस का नाम है सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। कितने स्टूडेंट्स ने इस क्राइसिस के बारे में पढ़ा है और जानते हैं? कमेंट करो। यूएस का सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस कितने स्टूडेंट्स को पता है? सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस क्या था? इस सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस की वजह से टाटा स्टील यूएस की वर्ल्ड की नंबर 1 स्टील कंपनी को एक्वायर कर पाई और उसे हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की भाषा में कहते हैं रिवर्स मर्जर। कितने स्टूडेंट्स ने ये सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के बारे में जानते हैं? कितने स्टूडेंट जानते हैं? जस्ट कमेंट करो, लेट मी सी। एनीवन हु इज अवेयर यूएस का सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस? अच्छा, कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता है? नॉट अवेयर, नहीं पता है, बोलो मुझे कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता है यूएस का ये सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस? यू हैव अ नॉलेज, ओके, साक्षी हैज अ नॉलेज। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। नॉट अवेयर, ओके, नॉट अवेयर, नहीं पता, ओके, काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता है। दोस्तों, ये जो सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस था, इसका एक जस्ट ब्रीफ आइडिया देता हूं, आपको पता चलेगा क्या वो सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें कोरस को रतन टाटा की टाटा स्टील ने एक्वायर किया टाटा सन्स की।
सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस ये एक ऐसा क्राइसिस था, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे मिस्टर ए है जो यूएस का सिटीजन है, यूएस का रेसिडेंट है, और मिस्टर ए ने एक घर खरीदा है, हाउस ए या हाउस एक्स कहेंगे। वो हाउस एक्स मिस्टर ए ने मिस्टर बी से खरीदा है फॉर $5,000। तो मिस्टर ए को क्या करना पड़ता था? मिस्टर ए जब ये घर खरीदने का एग्रीमेंट करता था मिस्टर बी के साथ, मिस्टर ए इस एग्रीमेंट को लेकर बैंक में जाता था यूएस के अंदर, और बैंक के अंदर वो एग्रीमेंट दिखाता था, और बैंक उस एग्रीमेंट के बेसिस पर ए को 90% लोन देता था। मतलब $4,500 बैंक ए को लोन देता था, एंड $500 ए अपने जेब से डालकर ए वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता था $5,000 में। अब ये हुआ क्या? प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं बबल, कैसे हुआ देखो। ए ने ये घर खरीदा, आगे ए ने ये घर सी को बेचा, सी ने डी को बेचा है, डी ने ई को बेचा है, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, $50,000 ई ने एफ को बेचा है, एफ ने जी को बेचा है, जी ने ये घर एच को बेचा है कुछ $1,00,000 में। यूएस के बैंक्स का रूल ये होता था, जो भी घर खरीदेगा उसको जो एग्रीमेंट है घर खरीदने का, वो एग्रीमेंट बैंक में सबमिट करना है। जो भी एग्रीमेंट के अंदर वैल्यू होगी उस वैल्यू का 90% लोन बैंक देगी। अब जी ने जब एच को $1,00,000 में घर बेचा, एच वो एग्रीमेंट लेकर बैंक के पास गया, बैंक ने एच को $90,000 लोन दे दिया एग्रीमेंट के बेसिस पर। एच ने अपना 10,000 ऐड कर दिया, एच ने अपना $10,000 ऐड कर दिया, और एच ने वो डील $1,00,000 में घर खरीद लिया। ये कब तक चल रहा था? जब तक आगे बायर मिल रहे थे। ए को बायर सी मिला, सी को डी मिला, डी को ई मिला, ई को एफ मिला, जी को एच मिला। अब एच ने ये घर जो $1,00,000 में खरीदा था, आगे बेचने के लिए जब उसने कोई बायर ढूंढना चाहा, तो कोई बायर उस घर को $1,00,000 से ज्यादा कीमत में खरीदने के लिए रेडी नहीं हुआ। नो बायर केम इन फ्रंट टू बाय द हाउस। तो अब एच का तो इतना कैपेसिटी था ही नहीं वो $1,00,000 का घर खरीदे। एच ने सोचा $10,000 में मुझे घर आ रहा है, 90,000 तो बैंक दे रही। जब एच को बायर नहीं मिला तो ऐसे एच जैसे यूएस में लाखों करोड़ों लोगों ने घर खरीदे थे बैंक से लोन लेकर। जब एच जैसे लोगों को बायर नहीं मिला तो एच ने बैंक का ईएमआई पे करने के लिए डिफॉल्ट कर दिया। अब एच ने डिफॉल्ट किया, ऐसे लाखों करोड़ों लोगों ने डिफॉल्ट किया बैंक का ईएमआई पे करने के लिए। और जब बैंक का ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो बैंक के अंदर पैसा जो होता है वो किसका होता है? डिपॉजिटर्स का होता है। तो बैंक के पास डिपॉजिटर्स का पैसा रीपे करने के लिए पैसा नहीं था। इस पूरे चक्कर में हुआ यूं, बैंक्स का जो बैंकिंग पॉलिसी था, जिसको हम कहते हैं बैंकिंग पॉलिसी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लूपहोल था। दे वर गिविंग लोन बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट ऑफ दैट हाउस। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में जब आप कोई घर खरीदते हो, मकान खरीदते हो, जो घर खरीदने वाला व्यक्ति है उसका आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न देखा जाता है, उसका इनकम टैक्स रिटर्न देखा जाता है, और उसके इनकम टैक्स रिटर्न पर उसका जो रीपेइंग कैपेसिटी है, उस पेमेंट की कैपेसिटी के बेसिस पर उसको लोन मिलता है। ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पॉलिसी यूएस ने इंडिया से अडॉप्ट की है। 2008 के उस सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के बाद यूएस के बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट लोग, फाइनेंशियल मार्केट पॉलिसी बनाने वाले जो एनालिस्ट होते हैं, वो इंडिया में आकर इंडियन फाइनेंशियल पॉलिसी को स्टडी करके गए और उन्होंने यूएस में उसे अडॉप्ट किया। बट तब तक तो ये क्राइसिस हो चुका था। यूएस की बड़ी मेरिल लंच कहते हुए कंपनी, जेपी मॉर्गन, ऐसे बड़े बड़े बैंक्स क्या हो गए? बैंकरप्ट हो गए, और हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट हाउसेस बैंकरप्ट हो गए। ये सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस की वजह से यूएस में बहुत बड़ा हम कह सकते हैं सेटबैक हो गया। काफी बैंक्स डूब गई, बैंक्स का पैसा डूब गया, तो यूएस गवर्नमेंट को बैंक्स को बेल आउट करना पड़ा। अब उस वजह से यूएस में रिसेशन आ गया। अब जब यूएस में रिसेशन आ गया तो यूएस का एक बहुत सिंपल फंडा है, जब यूएस में रिसेशन आता है तो वर्ल्ड वाइड रिसेशन लाया जाता है। और अभी यूएस की इकोनॉमी अगर मजबूत है तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी मजबूत होती है। यूएस ने क्या किया? अपने जितने भी इन्वेस्टर्स है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन सबको कहा कि आप आपका इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड मार्केट से विड्रॉ कर लो, बिकॉज यूएस में रिसेशन है। बस तो क्या था, जब यूएस का रिसेशन स्टार्ट हुआ तो वर्ल्ड के सारे मार्केट में से इन्वेस्टर्स ने, यूएस के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा विड्रॉ करना शुरू किया और यूएस गवर्नमेंट को देना शुरू किया।
अब इस चक्कर में वर्ल्ड के सारे स्टॉक मार्केट्स और लीडिंग इकोनॉमीज के स्टॉक्स नीचे आने लगे, स्टॉक मार्केट्स नीचे आने लगे। किसी भी देश की इकोनॉमी उसके स्टॉक मार्केट पर होती है। ये रिसेशन वर्ल्ड वाइड आ गया और इंडिया वाज नॉट एन एक्सेप्शन टू इट। इंडिया में भी आर्टिफिशियल रिसेशन आ गया। काफी आईटी कंपनीज जो यूएस पर अपने बिजनेस के लिए डिपेंडेंट थी, उन आईटी कंपनीज को इस वजह से बहुत सेटबैक हुआ। कुछ आईटी कंपनीज तो बंद हो गई। उस वक्त 2008 में टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी कंपनीज ने भी कॉस्ट कटिंग के ऊपर अपना पूरा फोकस किया था। जब ये रिसेशन आया, आप जस्ट इमेजिन करना, उस आर्टिफिशियल रिसेशन से कुछ एक साल पहले टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर, जो यूके ब्रांड है गाड़ियों का, उनको एक्वायर किया था और टाटा सन्स का काफी पैसा जैगवार लैंड रोवर को एक्वायर करने में चला गया था। अब ये जब रिसेशन आया तो कोरस कंपनी, जो वर्ल्ड की नंबर 1 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वर्ल्ड वाइड रिसेशन आने के कारण सेल्स लगभग ड्राई आउट हो चुके थे और इस कोरस कंपनी के 4 स्टील प्लांट थे, सेल्स खत्म हो चुके थे, इन्वेंट्री पाइल अप हो गया था, सेल्स हैड ड्राइड आउट, इन्वेंट्री बढ़ रहा था और साथ ही साथ डेटर्स डिफॉल्ट कर रहे थे। जब बैंकिंग सिस्टम हिल जाता है तो पूरा इकोनॉमी हिल जाता है। कोरस कंपनी ने ऐसे सिचुएशन में अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल किया टू मीट इट्स फिक्स्ड कॉस्ट। कुछ साल डेढ़ साल तक कोरस कंपनी ने अपने रिजर्व्स का काफी इस्तेमाल किया फॉर मीटिंग इट्स एक्सपेंसेस। बट एक वक्त ऐसा आ गया जब रिजर्व्स भी ड्राई आउट हो चुके, रिजर्व्स खत्म हो गए और एम्प्लॉइज की सैलरी लगभग 6 महीने से आउटस्टैंडिंग थी। एक पीरियड तो आगे 9 महीने तक एम्प्लॉइज की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी। कोरस कंपनी के बाद एम्प्लॉइज को पैसा सैलरी देने के लिए नहीं था। भैया वर्ल्ड की नंबर 1 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन्वेंट्री पाइल अप, नो सेल्स, डेटर्स डिफॉल्ट, इसके कारण वर्किंग कैपिटल के चक्कर में फंस गई थी। अब पहले भी ये होता था। उस वक्त क्या करती थी कंपनीज, बैंक से वर्किंग कैपिटल लोन लेती थी। बट उस सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के कारण जो बैंक्स पर आया था, वर्ल्ड वाइड बैंक्स ने लोन देना बंद कर दिया था। नॉट ओनली यूएस बैंक्स, वर्ल्ड वाइड बैंक्स ने लोन देना बंद कर दिया था उस सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस के सिनेरियो से बाहर आने के लिए। तो कोरस कंपनी के पास जब वर्किंग कैपिटल नहीं था और बैंक से लोन मिलना असंभव हो गया था, कंपनी के ऊपर बर्डन और कंपनी स्ट्रेस में आने लगी। और ये बात रतन टाटा के कानों तक आ पहुंची। रतन टाटा ने एक डेलीगेशन टीम भेजा टू टॉक टू द मैनेजमेंट ऑफ कोरस कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन में टाटा स्टील कोरस की मदद करना चाहेगी, क्योंकि टाटा सन्स के पास काफी पैसा था। रतन टाटा ने कुछ प्लान किया था। अब ये डेलीगेशन टीम, आप जस्ट इमेजिन करना, आई होप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, विजिबल है भाई? मेरे यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, आर यू एबल टू कनेक्ट? सब लोग सुन पा रहे हैं ना? आई डोंट नो। यस, हाँ, सब लोग सुन पा रहे शायद से। तो भैया ये जब हुआ, वो डेलीगेशन टीम जो रतन टाटा ने भेजी कोरस कंपनी के पास, वर्ल्ड नंबर 55 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के डेलीगेशन टीम गई वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने कि आपको कुछ मदद चाहिए क्या। मतलब ये ऐसा हो गया कि हम लोग मुकेश अंबानी को बोल रहे भैया तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या, या हम कह सकते हैं अनिल अंबानी मुकेश अंबानी को बोल रहे, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी को बोल रहे भैया तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या। ये ऐसा हो गया। तो भैया जैसे ही कोरस के मैनेजमेंट को पता चला कि वर्ल्ड नंबर 55 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की टीम आई है हमें मदद करने, मैनेजमेंट ने उन्हें भगा दिया, उनसे बात भी नहीं की। बिकॉज ये ईगो हर्ट हो गया ना भाई, कुछ भी करने का ईगो हर्ट नहीं करने का। मैनेजमेंट, कोरस की मैनेजमेंट से उन्होंने बात भी नहीं की, मैनेजमेंट ने उनको भगा दिया। रतन टाटा के पास वो टीम आई और कहा, उन्होंने हमें एंटरटेन भी नहीं किया। रतन टाटा चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ महीने 2 महीने चले गए। रतन टाटा ने सोचा ये अभी भी कंपनी प्रॉब्लम में है, एम्प्लॉइज की सैलरी दे नहीं पा रही है, कंपनी की स्टॉक प्राइस दिन ब दिन नीचे आ रही है। कोरस कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे आकर एक वक्त ऐसा आ गया था, द स्टॉक प्राइस इज द लोएस्ट, वी कैन से बॉटम। अब रतन टाटा ने फैसला किया इस बार वो खुद जाएंगे। रतन टाटा इस बार खुद कोरस के मैनेजमेंट से बात करने चले गए। भैया आप किसी कंपनी के अगर सीईओ, चेयरमैन आते बात करने तो उन्हें तो भगा नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं ना जो आने के बाद हम उन्हें भगा नहीं सकते, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करके उनको रवाना करते हैं। तो कोरस के मैनेजमेंट ने सोचा चलो ठीक है, अभी रतन टाटा खुद आए तो उनको चाय पानी पूछकर उनको रवाना कर देते। उन्होंने रतन टाटा को बुलाया, उनको सामने बिठाया, चाय पानी दी। रतन टाटा ने कहा मैं आगे कुछ हम लोग डिस्कस करें उससे पहले मैं इस सिनेरियो का अनड्यू एडवांटेज नहीं लेने आया हूं, मैं आपको हर्ट करने नहीं आया हूं, मैं इस कठिन समय में आपकी मदद करने आया हूं। पहले ये आप मेरी बात समझना, मेरा यहाँ पर कोई दूसरा इरादा नहीं है।
मैनेजमेंट ने ये बात सुनकर रतन टाटा को कहा, बोलो क्या कहना है। रतन टाटा ने उनके सामने एक ऐसी डील रखी जिस डील को 1 महीने तक मैनेजमेंट अप्रूव नहीं कर पाए, जिस डील को 1 महीने तक मैनेजमेंट अप्रूव नहीं कर पाए, और 1 महीने बाद हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कोरस के शेयर होल्डर्स ने फोर्सफुली मैनेजमेंट को उस डील को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया। जो डील रतन टाटा ने रखी थी, मैनेजमेंट 1 महीने तक सोचते रहा उस डील के बारे में, वो अप्रूव नहीं दे पाया, और 1 महीने का टाइम दिया था। 1 महीना खत्म होने से पहले कोरस के मैनेज शेयर होल्डर्स ने फोर्सफुली मैनेजमेंट को उस डील को अप्रूव करने के लिए कह दिया। रतन टाटा ने उन मैनेजमेंट को कहा था, इस कठिन समय में मैं आपको होस्टाइल टेक ओवर नहीं करना चाहता हूं, आपको गलत तरीके से आपका एक्विजिशन नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको कहता हूं, आपके जो 4 स्टील प्लांट है वो सारे वैसे रहेंगे, आपके सारे एम्प्लॉयज वैसे रहेंगे, एक भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं जाएगा। आपके जो पिछले 9 महीने के एम्प्लॉयज के सैलरीज है वो हम लोग आपको डे 1 पर देंगे, और अगले 3 महीने से 6 महीने तक की सैलरी एडवांस मिलेगी एम्प्लॉयज को। साथ ही साथ कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है जिनका स्टॉक प्राइस मान लो $100 है, उनको हर शेयर के पीछे 12 टाइम्स मतलब 12 गुना शेयर प्राइस कंपनी टाटा स्टील कंपनी उन्हें देगी। मतलब अगर $100 स्टॉक प्राइस है तो हर शेयर होल्डर को $1200 मिलेंगे। एम्प्लॉइज को 6 महीने की तनख्वाह, 9 महीने की तनख्वाह जो आउटस्टैंडिंग थी वो डे 1 पर मिलेगी, अगले 3 महीने की तनख्वाह एडवांस में मिलेगी, सैलरी हाइक मिलेगी 25% की, एक भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं जाएगा, शेयर होल्डर्स को 12 टाइम्स पैसा मिलेगा। भैया ये डील सुनने के बाद मैनेजमेंट को विश्वास नहीं हुआ, मैनेजमेंट ने उन्हें कुछ नहीं कहा, रतन टाटा चले आए। 1 महीना खत्म होने से पहले शेयर होल्डर्स ने जब देखा कि भैया अमेरिका के शेयर होल्डर्स ने $100 की जगह उन्हें $1200 मिला है, तो अमेरिका के शेयर होल्डर्स ने फोर्सफुली मैनेजमेंट को कहा, हाँ बोलो हाँ, और उन्होंने रतन टाटा के उस ऑफर को कोरस कंपनी को हाँ कहने के लिए कहा। रतन टाटा ने क्लियरली कहा था, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ कोरस के आगे टाटा लगेगा, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। और जो उन्होंने कहा था वो अपनी बात पर उन्होंने वैसे ही फॉलो किया। सबको समझ रहा है क्या, सबको आइडिया है क्या हुआ। अब इसके बाद की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, पिक्चर अभी बाकी है। आर यू देयर? अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है रतन टाटा की स्टोरी? भैया 50% स्टोरी हो चुकी है, नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून। बोलो, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इसके बाद क्या हुआ वो सुनने में ज्यादा मजा आएगा आपको। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अब जैसे ही कंपनी कोरस कंपनी के शेयर होल्डर्स ने मैनेजमेंट को फोर्स किया और ये डील डिसाइड हो गई कि भैया रतन टाटा की टाटा स्टील जो वर्ल्ड नंबर 55th कंपनी है वो वर्ल्ड नंबर 1 स्टील कंपनी को एक्वायर करेंगे, तो उसके स्टॉक प्राइस के साथ क्या होना चाहिए? बोलो मुझे, स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए? बोलो मुझे, स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए? स्टॉक प्राइस जो टाटा स्टील का है या टाटा ग्रुप का ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए जब वर्ल्ड नंबर 1 को एक्वायर किया जाएगा? बोलो, स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। भैया जब कोरस जो वर्ल्ड नंबर 1 स्टील कंपनी है उसको टाटा स्टील एक्वायर करेगा, यस अहिल को पता है दोस्त, स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए, वर्ल्ड वाइड सारे लोगों ने सोचा था, बट वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट लोगों ने टाटा स्टील को राइट ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा टाटा स्टील इस एक्विजिशन को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो पैसा देना था वो बहुत ज्यादा पैसा देना था। वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट ने, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने टाटा स्टील को राइट ऑफ कर दिया, और सिर्फ टाटा स्टील ने एंटायर टाटा ग्रुप के शेयर्स, टाटा सन्स के शेयर्स, कंपनीज के शेयर्स नीचे आने लगे। टाटा स्टील कंपनी का शेयर तो इस एक्विजिशन से पहले जो लगभग 1200-1300 रुपए तक प्राइस चल रहा था, वो एक वक्त ऐसा आ गया साल भर में, 2 साल में स्टॉक प्राइस 110 रुपए तक आ गया, 110 रुपीज, इतना पत्तों की तरह स्टॉक प्राइस नीचे आने लगा। लोगों ने सोचा था ये मर्जर कभी हो नहीं पाएगा, टाटा स्टील कंपनी को बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और टाटा स्टील कंपनी बंद हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट ने राइट ऑफ कर दिया था टाटा स्टील को। बट जब ये इस तरह से राइट ऑफ हो गया, टाटा स्टील के प्राइस नीचे आने लगे, तो इंडियन मीडिया, उन्होंने सबने रतन टाटा को विलन बना दिया, रतन टाटा को विलन बना दिया, और रतन टाटा को पोर्ट्रे इस तरह से किया, रतन टाटा को इतना पैसा देने को क्या हुआ, ये टाटा सन्स का पैसा है, टाटा ग्रुप के शेयर होल्डर्स का पैसा है, उन्हें इतना ऑफर देना गलत था, ये ऑफर देने से पहले उन्हें सोच विचार करना चाहिए था, उन्होंने ये सही ऑफर नहीं दिया और रतन टाटा को विलन बना दिया। भैया जहां तक रतन टाटा को विलन बनने का सवाल है वो चुप रहे, बट जब कंपनी के
टाटा सन्स के एंटायर टाटा ग्रुप की कंपनीज के स्टॉक प्राइस नीचे आने लगे तो रतन टाटा को आनंद फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। रतन टाटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको कहा, जो आप बोल रहे हो कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा दिया, मैं मानता हूं, ये पैसा टाटा ग्रुप के शेयर होल्डर्स का है, ये भी मैं मानता हूं, बट आपने मेरा इसको पैसों को देने के पीछे का मकसद नहीं देखा। मैंने जो देखा है, मैंने ये देखा है भैया, आज टाटा स्टील वर्ल्ड नंबर 55 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कोरस को एक्वायर करके मैंने डे वन पर टाटा स्टील को नंबर 1 स्टील कंपनी बनाया और कोरस के पूरे वर्ल्ड में 4 स्टील प्लांट है। एक स्टील प्लांट को अगर टाटा स्टील को 4 स्टील प्लांट नए खड़े भी करने कोरस को फाइट करने के लिए, तो एक स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए 15 साल लगते हैं, सेटअप करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद उस स्टील प्लांट को ब्रेक इवन होने के लिए 20 साल लगते हैं। भैया स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए 15 साल, ब्रेक इवन होने के लिए 20 साल, मतलब स्टील प्लांट प्रॉफिटेबल बनेगा 35-40 सालों बाद। मतलब अगर आज टाटा स्टील सोचता भी है कोरस को एक्वायर ना करते हुए नंबर 1 बनना, तो 35-40 साल बाद टाटा स्टील नंबर 1 बनेगा। बट आज कोरस को पैसा देके डे 1 पर मैंने टाटा स्टील को नंबर 1 बना दिया और अगले 35-40 सालों में जो कोरस से मुझे पैसा आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, वो 1000 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू द व्हाट मॉनेटरी एस्पेक्ट आई हैव पेड टू देम। जैसे ये बात मीडिया को समझी, नेक्स्ट डे उन्हीं मीडिया ने रतन टाटा इज अ ट्रू विजनरी, ही इज अ ट्रू लीडर, उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, वो एक रियल इंडियन है, उन्होंने रतन टाटा का इमेज चेंज करना शुरू किया। हालांकि रेस्ट इज हिस्ट्री, टाटा स्टील कोरस को धीरे धीरे करके एक्वायर कर पाई और आज टाटा स्टील वर्ल्ड की नंबर 1 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोरस की वजह से। तो दोस्तों ये जो टाटा स्टील ने किया था, निधि बेटा, ये टाटा स्टील ने जो किया था, अपने आप का जो एक्सपांशन किया था, वो कैसे किया था? इंटरनली किया था कि एक्सटर्नली किया था? बोलो, इंटरनली किया था कि एक्सटर्नली किया था? ये जो एक्विजिशन हुआ था, ये इंटरनली हुआ था कि एक्सटर्नली हुआ था? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ये जो एक्विजिशन हुआ था, ये इंटरनली हुआ था कि एक्सटर्नली हुआ था? यस, एक्सटर्नली हुआ था, इट वाज एक्सटर्नल, और इसलिए हम कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रिक्शन से इनऑर्गेनिक वे। भैया कॉर्पोरेट टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर करके डे 1 पर नंबर 1 कंपनी बन गई, मतलब ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं था, इट वाज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो व्हाट वी से यहां पर हम कहेंगे, सब लोग लिखो मेरे साथ, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग is an inorganic growth strategy, inorganic growth strategy and is a non-recurring मतलब हर रोज नहीं होता है corporate restructuring, it is a one time activity, it is not a daily day-to-day activity, it is a non-recurring exercise, non-recurring exercise, but gives the organization a long term viability, ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म वायबिलिटी देता है, लॉन्ग टर्म गोइंग कंसर्न देता है, एक नॉन रिकरिंग एक्सरसाइज है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। दोस्तों आप समझना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है जो एक नॉन रिकरिंग एक्सरसाइज है और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी देता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है? ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म वायबिलिटी। आज जेट एयरवेज जिस चीज को लेकर फाइट कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए फाइट कर रहा है। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, एडीएजी ग्रुप, वोडाफोन आइडिया, जो दोनों एक साथ उन्होंने मर्जर किया, एक साथ आने का पर्पस क्या था? उनका एक साथ आने का पर्पस था कि भैया वो लॉन्ग टर्म वायबल बने रहे, गोइंग कंसर्न बने रहे। बट आज जब वोडाफोन आइडिया को फंड इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए, तो आज अगेन वोडाफोन आइडिया का जो फ्यूचर है वो खतरे में आ गया। आज की न्यूज है। तो भैया वोडाफोन आइडिया क्या कर नहीं पा रहे? वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर नहीं पा रहे एक्सटर्नल तरीके से। कोई और इन्वेस्टर वोडाफोन आइडिया में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कैटलिस्ट दैट लीड
टू कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। वो क्या कैटलिस्ट फोर्सेस है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में सोचने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन मजबूर हो जाती है। कैटलिस्ट दैट लीड टू कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सब लोग लिख रहे हैं ना भाई मेरे साथ? आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आई डोंट नो सब लोग लिख रहे कि नहीं मेरे साथ? जो भी मैं लिख रहा हूं आप लोग लिख रहे हो कि नहीं? वेटिंग फॉर कमेंट्स। अरे जो भी मैं लिख रहा हूं आप लोग लिख रहे हो कि नहीं? कैटलिस्ट, और वी कैन से जैसे केमिस्ट्री में होता है ना कैटलिस्ट, वैसे ये कैटलिस्ट दैट लीड टू कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ओके आप लोग लिख रहे हो। वो क्या कैटलिस्ट फैक्टर्स है जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को फोर्स करते हैं? वी कैन से नंबर 1 कैटलिस्ट इज लॉस ऑफ मार्केट शेयर। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज वी वोडाफोन आइडिया। द नंबर 2 रिडक्शन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन्स, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया एल&टी सीमेंट। जब एल&टी सीमेंट ने एल&टी कंपनी ने एल&टी सीमेंट को डिवेस्ट किया था, इट वाज ड्यू टू रिडक्शन इन प्रॉफिट मार्जिन्स। हम कहेंगे ये पहला एग्जाम्पल लॉस ऑफ मार्केट शेयर क्या है? वी वोडाफोन आइडिया। फिर एल&टी सीमेंट, दिस आर द कैटलिस्ट फैक्टर। द नंबर 3 डिक्लाइन इन द power of their brand, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था थायरोकेयर, उन्होंने इसलिए कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किया। देन इनएबिलिटी टू रिटेन प्रोफेशनल्स, जिसको हम कहेंगे हाई लेबर टर्नओवर। हाई लेबर टर्नओवर भैया इसका बेस्ट एग्जांपल आईटी कंपनीज है। सारी आईटी कंपनीज में इसलिए लेबर टर्नओवर बहुत हाई होता है, ह्यूमन टैलेंट को वहां पर वैल्यू है। नंबर 5 मेजर चेंजेस टू द मार्केट प्लेस। मेजर चेंजेस टू द मार्केट प्लेस, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम कहेंगे कोको कोला एक्वायरिंग। ये पता है कि नहीं आपको? कोको कोला एक्वायरिंग पार्ले कंपनीज प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स थे? गोल्ड स्पॉट, थम्स अप, लिम्का। I hope you are aware of this. These are the various catalysts. और भैया हर एक कैटलिस्ट के पीछे एक एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। मेजर चेंजेस टू द मार्केट प्लेस में मैंने आपको एग्जाम्पल कोको कोला एक्वायरिंग, पार्ले कंपनीज प्रोडक्ट, गोल्ड स्पॉट, थम्स अप एंड लिम्का। अगर आपको ये स्टोरी नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और कैसे एक इंडियन कंपनी अपने दिमाग से उसने पैसा भी कमाया और अगेन वो प्रोडक्ट भी मार्केट में लाया। ये उस समय की बात है, 1997 98 की बात है, जब कोको कोला कंपनी इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एंटर हुई थी आफ्टर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कोको कोला से पहले इंडिया में सिर्फ 2 ही ब्रांड्स थे, पेप्सी एंड पार्ले के प्रोडक्ट्स, गोल्ड स्पॉट, थम्स अप एंड लिम्का। पेप्सी वाज कॉम्पिटिंग विद पार्ले फूड प्रोडक्ट्स ब्रांड्स। सिर्फ 2 ही कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। जब कोक, जो यूएस की नंबर 1 कंपनी है कोक, उसने जब इंडिया में एंटर किया कोको कोला ने, और शुरू में कोको कोला ने जब अपना बिजनेस सेटअप करना चाहा तो उन्होंने देखा लगभग 70-75% ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ द कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इज विद पार्ले ग्रुप, पार्ले कंपनी, एंड हार्डली 20-25% विद पेप्सी। पेप्सी जो कोक की कॉम्पिटिटर है यूएस में भी, वर्ल्ड वाइड। कोको कोला ने देखा ये पार्ले तो इंडियन ब्रांड है और इसके पास 70-75% मार्केट शेयर है, तो अगर कोको कोला पार्ले को एक्वायर कर लेगा पैसा देके, तो भैया डे 1 पर कोको कोला के पास 75% मार्केट शेयर आ जाएगा। देखो आप, इंटरेस्टिंग स्टोरी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का। तो कोको कोला ने पार्ले ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ एग्रीमेंट किया और उन्हें इतना पैसा दिया, इतने पैसे का लालच दिया उन तीनों ब्रांड के लिए। भैया इनके पास बहुत पैसा है, डॉलर्स में पैसा है। तो पार्ले ग्रुप ने अपने तीनों ब्रांड्स प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी उन्होंने इतना पैसा आता था कोको कोला कंपनी को ब्रांड बेच दिए। कोको कोला ने उस वक्त टाइन
फोर्सफुल एग्रीमेंट किया था, नो बिजनेस एग्रीमेंट, जिसमें अगले 5 साल तक पार्ले इस बिजनेस में एंटर नहीं हो सकता, जितना पैसा कोको कोला ने उनको दिया था, और वो इस नाम से वो प्रोडक्ट कभी बेच नहीं सकते। कोको कोला ने वो नाम खरीद लिए ये सोचते हुए कि 75% मार्केट शेयर हमारे पास आएगा कोको कोला के पास, बट हुआ एग्जैक्टली उल्टा। जब ये प्रोडक्ट्स कोको कोला कंपनी ने एक्वायर कर लिए, उन्होंने इन प्रोडक्ट का मार्केट में सेल बंद कर दिया, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया, और कोको कोला ने पेप्सी के साथ अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए मार्केट के अंदर। यस, मिरिंडा, फैंटा, ये प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर दिए कोको कोला ने। अरे भाई, कोको कोला ने कोक, फैंटा ऐसे प्रोडक्ट जब मार्केट में लाए, गोल्ड स्पॉट, थम्स अप और लिम्का की जगह, हुआ यूं, लोगों ने कोको कोला की जगह पेप्सी को प्रेफर करना शुरू किया, और कोको कोला का टेस्ट लोगों को पसंद नहीं आया, तो कोको कोला का मार्केट शेयर बढ़ने की जगह पेप्सी का मार्केट शेयर बढ़ने लगा। ये तो ऐसा हो गया, आ बैल मुझे मारा। अरे भाई, हमने इतना पैसा दिया, हमारा मार्केट शेयर बढ़ने की जगह हमारे कॉम्पिटिटर का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। कोको कोला को ये बात पसंद नहीं आई। जब उन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया तो उन्हें पता चला जो इंडियन कस्टमर्स है, उन्होंने उनको थम्स अप का, गोल्ड स्पॉट का और लिम्का का टेस्ट काफी पसंद है। कोको कोला ने थम्स अप को सब्स्टिट्यूट किया था कोक से, और लोग कोक की जगह पेप्सी पीने लगे। कोको कोला ने सोचा ये तो गलत है, हमारा कॉम्पिटिटर ग्रो हो रहा है हमारे पैसों से, तो कोको कोला ने क्या कर दिया, अपना कोक प्रोडक्ट वैसे रखा मार्केट में, और साथ ही साथ कोको कोला ने थम्स अप का भी रीलॉन्चिंग कर दिया मार्केट में। थम्स अप को मार्केट में रिलॉन्च कर दिया, और थम्स अप इज नाउ बीइंग सोल्ड अंडर द ब्रांड ऑफ कोको कोला। को थम्स अप फिर से मार्केट में आने के कारण कस्टमर्स फिर से थम्स अप के पास जाने लगे, एंड इंडियन कस्टमर्स ने अपनी ताकत बता दी, फिर से कोको कोला का मार्केट शेयर बढ़ने लगा। कोको कोला ने सोचा चलो ठीक है, कोक नहीं पी रहे, थम्स अप पी रहे, थम्स अप भी तो हमारा ही ब्रांड है, हम नहीं खरीदा ना, डजंट मैटर, पैसा आ रहा है ना भाई, हमारा कॉम्पिटिटर ग्रो होने की जगह हम ग्रो हो रहे ना, वो इंपॉर्टेंट है। वो कोक पिए, इसलिए उन्होंने थम्स अप का सेल बंद कर दिया था, बट उल्टा हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इस पार्ले ग्रुप ऑफ कंपनी ने कैसे दिमाग लगाया, इतना पैसा लिया, 5 साल तक नो बिजनेस एग्रीमेंट था, उन्होंने कोई बिजनेस किया नहीं कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में, और 2003-4 में पार्ले ने फिर से अपना नया ब्रांड कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में एंटर किया, और ब्रांड का नाम मैं आपसे चाहता हूं, टेल मी व्हाट इज दैट ब्रांड व्हिच इज नाउ बीइंग सोल्ड अंडर द पार्ले फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा ब्रांड है वो? 2003 से उस ब्रांड ने अगेन इंडियन कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में धूम ठोकी हुई है, लोग उस ब्रांड को काफी पसंद करते, उस प्रोडक्ट को काफी पसंद करते कोल्ड ड्रिंक के। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। वो कौन सा ब्रांड था, वो कौन सा ब्रांड है? अभी भी मैं वही ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, अगर पिया तो भी। वेटिंग फॉर कमेंट्स। ना ना ना, इट इज, यस इट इज माजा, ये कोको कोला का प्रोडक्ट है। अरे स्प्राइट, स्प्राइट बुझाए प्यास बाकी ऑल बकवास, स्प्राइट बुझाए प्यास बाकी ऑल बकवास, स्प्राइट बुझाए प्यास बाकी ऑल बकवास। अरे बोलो भाई, ये जो ब्रांड है पार्ले ब्रांड, इस ब्रांड ने अगेन इंडिया में मार्केट कैप्चर करना शुरू किया। आज कोको कोला के साथ, पेप्सी के साथ पार्ले का ये ब्रांड भी मार्केट के अंदर अपना, हम कह सकते हैं, मार्केट शेयर एस्टेब्लिश किए हुए हैं। बट एनीवेज, वी हैव सीन द कैटलिस्ट दैट लीड टू कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें हमने ये 5 कैटलिस्ट देखे। आई होप सबको क्लियर है। अगर मैं कहूं सर आपने हमें, सर आज के सेशन में आपने हमें मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बता दिया, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो आप क्या बोलोगे? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर मां की कार। सर आपने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में कोई भी बिजनेस जब रिस्ट्रक्चरिंग करती है वो ग्रोथ के लिए करती है, ग्रोथ के 2 रास्ते, इंटरनल एक्सटर्नल। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सटर्नल रास्ता है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, वो बता दिया। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के लिए होता है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के कैटलिस्ट फैक्टर्स देख लिए। फोर्थ पॉइंट इज इनएबिलिटी टू रिटेन प्रोफेशनल्स, हाई लेबर टर्नओवर। जब किसी कंपनी में लेबर टर्नओवर बहुत हाई होता है तो डेफिनेटली कंपनी के मैनेजमेंट का कुछ इशू हो सकता है, या फिर कंपनी के अंदर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। जब कंपनीज के अंदर लेबर टर्नओवर काफी हाई होता है, इनएबिलिटी टू रिटेन प्रोफेशनल्स है, कंपनी को कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करके अपनी एचआर स्ट्रेटेजी चेंज करनी होती है, ह्यूमन राइट वायलेशंस को अवॉइड करना पड़ता है, ह्यूमन, हम कह सकते हैं आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है।
आईटी कंपनीज में आप इसलिए देखो, आईटी कंपनीज में सबसे जो एटमॉस्फेयर होता है ना कैंपस, वो एकदम हैपनिंग कैंपस होता है आईटी कंपनीज का। जो एटमॉस्फेयर होगा, वहां पर एक जिम होगी, वहां पर आईटी कंपनीज के अंदर हम कहते हैं मेडिटेशन रूम होगा, आईटी कंपनीज के अंदर एक अलग कैंपस, एम्प्लॉइज को एक स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कुछ अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। ये आईटी कंपनीज में क्यों होता है? बिकॉज आईटी कंपनीज में सबसे ज्यादा स्ट्रेस ह्यूमन बींग्स के ब्रेन का होता है और लेबर टर्नओवर ना हो, इसलिए ये ह्यूमन रिलैक्सेशन के उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स यूज किए वहां पर। फोर्टी 49 to 56 पर तक है एम्प्लॉयज कॉर्पोरेट कंपनीज, आईटी कंपनीज। शशांक क्लियर है बेटा तुम्हारा फोर्थ पॉइंट? शशांक क्लियर है क्या? लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, अच्छा। Corporate restructuring is an inorganic growth strategy and is a non-recurring exercise but gives the organization long-term viability. This is the fourth point. देखो, अगर हो गया तो थम्स अप करो तो मैं आगे बढ़ूंगा। वेटिंग फॉर कमेंट्स। हो गया तो थम्स अप करो, मैं आगे बढ़ता हूं। इफ यू जस्ट रिकलेक्ट, आज के सेशन में अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ रहे, उसको इतना डिटेल में समझ रहे, उसका पोस्टमार्टम कर रहे कि भैया ये जो चैप्टर्स है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के, हमारे लिए चिल्लर लगे चिल्लर। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कहा तो दिमाग में आना चाहिए माँ की कार, अच्छा इनऑर्गेनिक ग्रोथ, अच्छा लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, अच्छा उसके कैटलिस्ट, अच्छा उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे दिमाग में फिट होना चाहिए। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, थम्स अप नहीं स्प्राइट, सौम्या बोलता है क्या बात है स्प्राइट, ठीक है भाई स्प्राइट, स्प्राइट बुझाए प्याज, बाकी ऑल बकवास। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 6 में आएंगे, बेनिफिट्स ऑब्लिक एडवांटेजेस। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने का क्या फायदा होता है ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? देखो ये मैं आपको बताऊं और हम लोग डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा दिमाग में दो। मैंने कहा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वर्क्स ऑन अ विन विन मॉडल। ये किस पर काम करता है? विन विन मॉडल पर काम करता है। कैसे? जस्ट इमेजिन करो, हम कहेंगे प्रकाश और सौम्या दोनों का एग्जांपल लेते हैं। प्रकाश की एक बहुत बड़ी कंपनी है, प्रकाश की पीसी लिमिटेड नाम से एक लिस्टेड कंपनी, मान लेते हैं ना प्रकाश की पीसी लिमिटेड नाम से एक लिस्टेड कंपनी है जिसका टर्नओवर मान लो कुछ 5000 सीआर है, 5000 करोड़ है, और कंपनी के पास ह्यूज रिजर्व्स है। सौम्या की एक कंपनी, सौम्या शाह की एसएस लिमिटेड, ये भी एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इट इज अनलिस्टेड कंपनी। ये दोनों सेम बिजनेस में है, दोनों कंपनीज का बिजनेस सेम है। पीसी प्रकाश की कंपनी काफी पुरानी है, इट्स ओल्ड कंपनी, वेयर सौम्या की कंपनी एकदम नई कंपनी है, न्यू कंपनी है। अब समझना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कैसे विन विन मॉडल पर काम करता है। प्रकाश की जो कंपनी पीसी लिमिटेड एक काफी पुरानी लिस्टेड कंपनी है, ह्यूज रिजर्व्स है, टर्नओवर भी बहुत ज्यादा है। और सौम्या की जो कंपनी एसएस लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और एक नई कंपनी है। सौम्या के कंपनी के पास भले ही नई कंपनी है, उनके पास इनोवेशन है, काफी ज्यादा इनोवेशन है, हम कह सकते हैं न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है। मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स है वो एकदम हटके, भले बिजनेस सेम है, इनके प्रोडक्ट्स पीसी प्रकाश के प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट से एकदम अलग है, प्रकाश के कंपनी के प्रोडक्ट से एकदम अलग है। और सौम्या को और सौम्या के कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है जो प्रोडक्ट्स में वो कंपनी है उन प्रोडक्ट्स में और भी स्कोप है इंप्रूवमेंट के लिए। कंपनी नहीं है और इस सौम्या की कंपनी को फंड्स की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, दे नीड मनी, दे नीड मनी।
बट क्योंकि कंपनी नहीं है, कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है और कंपनी का एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है, तो कंपनी को कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, ना ही कंपनी के पास बैंक्स लोन देने के लिए रेडी नहीं है। लुकिंग एट द ट्रैक रिकॉर्ड, नो ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दैट कंपनी प्रमोटर्स का। अब प्रकाश की कंपनी को सौम्या के एसएस लिमिटेड में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है। प्रकाश की कंपनी सोचती है ये भले ही हमारे बिजनेस में इनका प्रोडक्ट अलग है, इनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है जो हमारे प्रोडक्ट से मैच नहीं होते, इनके कंपनी को पैसों की जरूरत है, अगर हम इनके कंपनी को पैसे दे देंगे तो हमारा सेम लाइन ऑफ बिजनेस में एक्सपांशन हो जाएगा और इनके कंपनी को हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे कंपनी का कंट्रोल हमारे पास आएगा, तो कल को ये हमारे लिए कॉम्पिटिटर ना बनते हुए ये थ्रेट होगी, थ्रेट ना होते हुए कॉम्पिटिटर ना होते हुए ये हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी। सौम्या की कंपनी को प्रकाश की कंपनी ऑफर देती है टू बाय द इन्वेस्टमेंट स्टेक। सौम्या की कंपनी सोचती है हम अगर आज खुद अकेले बिजनेस करेंगे तो हमें प्रकाश की कंपनी तक पहुंचने के लिए 15-20 साल लगेंगे, बट आज हमारे कंपनी के प्रमोटर्स वही रहेंगे, बट अगर प्रकाश की कंपनी से हम पैसा ले लेंगे तो उनके कंपनी का जो ह्यूमन मैन पावर इंटेलिजेंस है वो हमें मिल जाएंगे, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमें मिलेंगे जिसमें हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होगा और हम अगर इनके साथ मिलकर बिजनेस करेंगे तो एक साथ ग्रो होंगे। ये दोनों जिस पर्पस के लिए एक साथ आते हैं उससे हम कहते हैं इट्स अ विन विन मॉडल, इट्स अ विन विन सिचुएशन, विन विन मॉडल जिसमें प्रकाश की कंपनी का एक्सपांशन हो रहा है और सौम्या के कंपनी को हम कह सकते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डे वन से इनऑर्गेनिक रास्ते से ग्रो हो रहे हैं। प्रकाश की कंपनी एक्सपांड हो, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो हम कहते हैं प्रकाश की कंपनी सौम्या के कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने से, कंट्रोल लेने से क्या होगा, उसके बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हम कहेंगे सीआर it enables enterprises to achieve economies of scale मतलब क्या, optimum utilization of resources, that is optimum utilization of resources. It enables enterprise to achieve economies of scale, then prepares them for global competitiveness। भाई वोडाफोन और आइडिया जो एक जमाने में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे, जियो की एंट्री के कारण ये दो बड़े कॉम्पिटिटर्स को एक साथ आना पड़ा मजबूरी में और उन्हें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा, वरना उनका सर्वाइवल खतरे में था। सो प्रिपेयर देम फॉर ग्लोबल विल से कॉम्पिटिटिवनेस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। फिर हम कहेंगे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग आने से रिडक्शन ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट होता है। भैया आप जब इस तरह से प्रकाश की कंपनी सौम्या की कंपनी को एक्वायर करेगी तो मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, बट नेचुरली मार्केटिंग कॉस्ट कम होगा तो रिडक्शन ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट है और काफी जगह पे कॉस्ट कटिंग हो सकता है। देन नंबर 4 रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है। मैं लिखूंगा एटसेट्रा। भैया ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, इसके अलावा भी आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगा इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में। देन कंपनी के अंदर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा। ऐसे तो हम और भी एडवांटेजेस और बेनिफिट्स गिना सकते हैं, बट भैया मोटा मोटी ये बेनिफिट्स है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के। दोस्तों डोंट फॉरगेट, हम लोग अभी के सेशन में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इस टर्म को इतना डिटेल में पढ़ रहे, हमने मीनिंग देखा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे, वो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किस तरह का एक्सरसाइज है वो देखा, हमने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के कैटलिस्ट देखे, हमने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के क्या देखे, बेनिफिट्स देखे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बेनिफिट्स भी देखे। अरे बोलो भाई, सब लोग है ना मेरे साथ? वेटिंग फॉर कमेंट्स, वेटिंग फॉर कमेंट्स।
ऐसा ना हो कि इतना पढ़ ले कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, बाद में एंड में हो सर इतना हो गया कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो भैया अब फाइनली हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का डेफिनेशन देखेंगे। मीनिंग तो देख लिया, डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। हम कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो डेफिनेशन है, सीआर इज द प्रोसेस, प्रोसेस मतलब क्या, सिस्टम है, मैकेनिज्म है, इज द प्रोसेस ऑफ significantly changing a company's business model, management team, or financial structure to address challenges and increase shareholder value। भैया कॉर्पोरेट स्विचिंग क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ सिग्निफिकेंटली चेंजिंग, तीन रास्ते में। एक तो हम कहेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल नंबर 1, मैनेजमेंट टीम नंबर 2, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर नंबर 3। दोस्तों ध्यान रखना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग सिर्फ इन तीन वे में होता है। दिस आर द ओनली 3 वेज ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। एक तो कंपनी का बिजनेस चेंज होगा, कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होगा, या कंपनी के अंदर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होगा। ये 3 वेज में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंटली चेंजिंग अ कंपनीज बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट टीम और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जिससे कंपनी को जो चैलेंजेस है कंपनी उसे एड्रेस कर पाएगी और कंपनी में शेयरहोल्डर्स की वैल्यू इंप्रूव कर पाएगी। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? वो मेरा क्वेश्चन ये है, whether buyback of shares, whether buyback of shares is a part of corporate restructuring strategy? I'm asking you a very simple question. Can whether buyback of shares is a part of corporate restructuring strategy? I'm asking you whether buyback of shares is a part of corporate restructuring strategy। जब मैं आपको इसका केस स्टडी दूंगा आप खुश हो जाओगे, आप बोलोगे सर मां कसम मजा आ गया। अगेन केस स्टडी हमारी ही वो टाटा स्टील कंपनी का है, हमारी मतलब रतन टाटा जी की टाटा स्टील कंपनी का है। वेदर बायबैक ऑफ शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी? यस, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। क्या बायबैक ऑफ शेयर्स कंपनी के कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट रह सकता है क्या? द आंसर इज यस। मैं इसके लिए आपको 2 रीजन दूंगा। बायबैक ऑफ शेयर्स क्यों कंपनी के कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के स्ट्रेटेजी का हिस्सा है? नंबर 1, बायबैक हेल्प्स एज अ, किसी ने नो लिखा है, मैं प्रूव कर दूंगा सौम्या, आई विल प्रूव इट टू यू। बायबैक ऑफ शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ अ कंपनीज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी। ध्यान रखना, हेल्प्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ मुझे पता है कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर बायबैक तो हम हमारे कंपनी के शेयरहोल्डर्स का कर रहे ना, वो इंटरनल हुआ ना, तो इंटरनल हुआ तो कैसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग तो एक्सटर्नल है ना, वही तो मुझे साबित करना है। यही तो एक चैलेंज है, यही तो एक चैलेंज है। बिकॉज जिन्होंने भी नो लिखा है उन्होंने ये सोचा होगा कि बायबैक कंपनी इंटरनली करती है, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स का करती है, तो भैया वो तो इंटरनल पार्ट हुआ ना। ना मुन्ना ना, बायबैक इंटरनल पार्ट नहीं होता है। बायबैक करने का एक और रीजन होता है जो मैंने लिखा है, हेल्प्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। ये हम कह सकते हैं बायबैक हेल्प्स टू गिव डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स एग्जिट रूट। मुझे पता है जिन्होंने भी नो लिखा है उन्होंने इसलिए नो लिखा होगा, ये सोचते हैं कि बायबैक इंटरनल है। बायबैक इंटरनल नहीं है। बायबैक एक कंपनी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के स्ट्रेटेजी के तहत ही करती है। डू यू नो एक कंपनी बायबैक क्यों करती है? समझना मेरी बात, इसको लॉजिक समझना। एक कंपनी बायबैक इसलिए करती है ताकि कंपनी को बायबैक करने के पीछे का जो मकसद होता है, ये मकसद ये होता है कि कंपनी
कंपनी बायबैक करने के पीछे का पर्पस क्या है, ध्यान से सुनो। कंपनी बायबैक क्यों कर रही है? कंपनी जब ऑल इज वेल विद द कंपनी, जब कंपनी में सब कुछ सही चल रहा है, तब भी ये कंपनी बायबैक कर सकती है, ताकि जब ऑल इज वेल इन फ्यूचर में अगर कंपनी में कुछ बुरा हो जाए तो आज कंपनी बायबैक करके अपना जो क्या है शेयरहोल्डर्स का हम कह सकते हैं बर्डन है, जो डिविडेंड बर्डन है वो कम करती है। कंपनी आने वाले कल के लिए अपना डिविडेंड बर्डन कम करने के लिए बायबैक कर सकती है। व्हेन ऑल इज वेल, तो शेयर्स बायबैक कर लिया तो आने वाले कल के लिए कंपनी अपने आप को प्रिपेयर कर रही है बायबैक करके। बट बायबैक कंपनी कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी करती है, जो एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा। कैसे? आई गिव एन एग्जांपल ऑफ टाटा स्टील कंपनी एंड लक्ष्मी निवास मित्तल, जिनकी कंपनी है पॉस्को। पॉस्को कंपनी, आर्सलर मित्तल कहते हैं पॉस्को, ये भी एक स्टील कंपनी, ये भी एक स्टील कंपनी। लक्ष्मी निवास मित्तल इज नोन एज स्टील किंग। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट लक्ष्मी निवास मित्तल? कितने लोगों ने सुना है? सुना है तो एक हाथ ऊपर करो या थम्स अप करो। सुना है तो स्टील किंग कहते हैं उन्हें। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट NRI इंडियंस, लक्ष्मी निवास मित्तल। हाउ टाटा स्टील कंपनी used buyback as a corporate defense mechanism as a part of corporate restructuring to prevent Tata Steel from hostile takeover. Hostile takeover. देखो, बायबैक कंपनी को होस्टाइल टेकओवर से बचाया, helps as a corporate defense mechanism. I give you a very good example of this. Tata Steel and Lakshmi Nivas Mittal. Who are you? जब टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर किया था और वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट लोगों ने टाटा स्टील को राइट ऑफ कर दिया था और टाटा स्टील के शेयर्स के दाम पत्तों की तरह नीचे आने लगे, और एक वक्त जो मैंने कहा 110 रुपीज हर शेयर का दाम हो गया था टाटा स्टील का। उस वक्त लक्ष्मी निवास मित्तल की जो एक सपना था, जो ड्रीम था कि उन्हें टाटा स्टील का कंट्रोल अगर वो लेंगे तो वो नंबर 1 बन जाएंगे, ये थॉट से लक्ष्मी निवास मित्तल ने टाटा स्टील के अंदर शेयर्स खरीदना शुरू किया अपने करीबी नियर एंड डियर वंस के थ्रू, नॉट डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, ऐसे लोगों से जिनसे पता ही ना चले कि भैया शेयर्स लक्ष्मी निवास मित्तल खरीद रहे, और टाटा स्टील के शेयर्स एक्वायर करना शुरू किया। जब शेयर्स 110 115 रुपए हुआ था, लक्ष्मी निवास मित्तल का ड्रीम सोच ये था कि उस वक्त टाटा स्टील के जो 100% होल्डिंग थी उसमें से टाटा सन्स के पास, टाटा स्टील में टाटा सन्स के पास 44% होल्डिंग थी एंड अदर्स के पास 56% होल्डिंग थी। लक्ष्मी निवास मित्तल ने सोचा टाटा सन्स के 44% होल्डिंग की जगह अगर मैं 45% होल्डिंग कर दूंगा इन 56 में से, तो मैं टाटा स्टील का होस्टाइल टेक ओवर कर लूंगा। व्हाट इज अ होस्टाइल टेक ओवर? ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का टर्म है, ध्यान रखना। होस्टाइल टेक ओवर, जब आपका कॉम्पिटिटर आपको बगैर बताए चुपचाप से आपके बिजनेस का मैनेजमेंट कंट्रोल अपने कस्टडी में लेता है, उसे कहते हैं होस्टाइल टेक ओवर। लक्ष्मी निवास मित्तल ने टाटा स्टील के इन 56 में से लगभग 20% शेयर्स एक्वायर कर लिए थे, बट जब उन्होंने बहुत इसको कॉन्फिडेंशियल रखने की कोशिश की थी, इसके बावजूद ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई और किसी ने रतन टाटा के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि लक्ष्मी निवास मित्तल कहीं ना कहीं टाटा स्टील के अंदर होस्टाइल टेकओवर का सोच रहे, और उन्होंने किसी एक रास्ते से कंपनी के लगभग अलग अलग वेज में 20% शेयर्स एक्वायर भी कर लिए, और उनका सोच ये है कि वो 44% के ऊपर अपने शेयर्स लेके जाए। टाटा सन्स के रतन टाटा को जैसे बात पता चली, रतन टाटा ने टाटा स्टील की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल की। ध्यान रखना, इतने कठिन परिस्थिति में भी, आज पॉसिबल नहीं है, उस जमाने में बायबैक पॉसिबल था बिकॉज वो लॉज नहीं थे। इस कठिन परिस्थिति में भी रतन टाटा ने कंपनी का होस्टाइल टेकओवर से बचने के लिए टाटा स्टील कंपनी का बायबैक अनाउंस किया, और ये सोचते हुए कि जब बायबैक होगा, बायबैक हम कंपनी के शेयर्स का एग्जिस्टिंग मार्केट से करेंगे। और उन्होंने बायबैक में क्या किया, जो 100 शेयर्स अगर थे मान लो कंपनी के, तो उन्होंने बायबैक में 20 शेयर्स बाय किए। भैया पहले 100 में से 44 शेयर्स टाटा सन्स के पास थे और 56 अदर्स के पास थे, उस 56 में से 20 इन्होंने खरीद लिए थे।
लक्ष्मीवास मित्तल ने, जब इन्होंने बायबैक अनाउंस किया और बायबैक में 20 शेयर्स एक्वायर कर लिए मार्केट से, तो अब 100 में से 20 बायबैक हो गए। अब टाटा स्टील के अंदर 80 शेयर्स, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 80% 80 शेयर्स बचे और इस 80 में से 44 शेयर्स टाटा सन्स के पास है। डेफिनेटली 20 लक्ष्मीवास मित्तल ने कहीं ना कहीं एक्वायर किए थे, तो अब पब्लिक के पास कितने बचे? 16। तो भैया अब लक्ष्मीवास मित्तल चाहे तो भी टाटा स्टील कंपनी का होस्टाइल टेक ओवर नहीं कर सकते, बिकॉज टाटा स्टील ने ये बायबैक करके अपने आप को होस्टाइल टेक ओवर से बचाया। एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर से अपने आप को बचाने के लिए कंपनी ने क्या किया? बायबैक अनाउंस किया था। तो ध्यान रखना, यहाँ पर बायबैक भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट माना जाएगा, बिकॉज ये एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर से होस्टाइल टेक ओवर से बचाने के लिए कंपनी ने कदम लिया था। अगर समझा है तो यस सर बोलो, समझा तो यस सर बोलो। होस्टाइल टेक ओवर दोस्तों आज फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे इतनी चीजें डिस्कस की है पिछले 1 घंटा और 20 मिनट में। हमें अभी थोड़ा कूल ऑफ करके उन चीजों को समझने की और रिवाइज करने का समय आ गया है। वेटिंग फॉर कमेंट्स। पिछले 1 घंटा 20-25 मिनट से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। मैं आपको पूरा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के समंदर में लेके गया हूं और आपको अलग अलग मीनिंग, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, उसके कैटलिस्ट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, क्या बायबैक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, ये मैंने आपको बताया। दोस्तों जो डिस्कशन मैंने अभी किया है उसको लेकर इट्स टाइम टू चेक whether you have understood all this part or not. So let us go to it one by one. मैं आप सबको पूछ रहा हूं, you have to reply in the comment box. Yes, those students watching on Inspire channel, they can comment in the comment box on YouTube. Let me see how many you can reply. How many of you are replying? Number 1, मेरा सवाल आप सबको यह है, अगर आपने लिखा है पढ़ा है तो, क्या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग अगर एक कलेक्टिव टर्म है तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किसका कलेक्टिव टर्म है? किस चीज का कलेक्टिव टर्म है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किस चीज का कलेक्टिव टर्म है? यस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किस चीज का कलेक्टिव टर्म है? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। शशांक भाई, तुम्हारी जो क्वेरी है कमिंग सून फर्स्ट चैप्टर में उसका जवाब मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में जब हम होस्टाइल टेक ओवर देखेंगे उस वक्त तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही है वो होस्टाइल टेक ओवर, डोंट वरी। यस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कलेक्टिव टर्म है मां की कार का। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कलेक्टिव टर्म है मां की कार का कलेक्टिव टर्म है। परफेक्ट। मां की कार में M स्टैंड्स फॉर मर्जर्स, A स्टैंड्स फॉर अमालगमेशंस, A स्टैंड्स फॉर एक्विजिशंस, कार में कॉम्प्रोमाइजेस, अरेंजमेंट्स, रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों ये सारे टर्म्स, मर्जर क्या है, मर्जर के डिफरेंट टाइप्स क्या है, अमालगमेशन क्या है, अमालगमेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या है, एक्विजिशन किस रास्ते से होता है, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन क्या है, ये सब कुछ हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले। और मैं आपको बता दूं, ये जो कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर 15 है ना कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 230 से 240, ये आपको सीआर में सबसे अहम चैप्टर है। कंपनीज एक्ट का ये जो सेक्शन 230 से 240 है ना, ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का सबसे अहम पार्ट है। हम लोग इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ेंगे, नींद में से भी आपको उठा दिया ना और आपको बोला ना सेक्शन 232 क्या है, बोलो तो आप बोल पाओगे। इस तरह से मैं सेक्शन 230 टू 40 आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो लोग आरसीडी और गवर्नेंस पढ़े हैं, जैसे हम लोग डिस्कस किया, आपको तो पता होगा हम किस तरह से वो पढ़ते हैं, पोस्टमार्टम करके वो चैप्टर वैसे पढ़ना है। फिर मुझे बोलो, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से एक कंपनी ऑर्गेनिक वे में ग्रो होती है या इनऑर्गेनिक वे में ग्रो होती है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने से एक कंपनी ऑर्गेनिक वे में ग्रो होती है या इनऑर्गेनिक वे में ग्रो होती है? ऑर्गेनिक वे में ग्रो होती है या इनऑर्गेनिक वे में ग्रो होती है? यस, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से कंपनी ऑर्गेनिक वे में ग्रो होती है या इनऑर्गेनिक वे में ग्रो होती है? यस, परफेक्ट। इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। इनऑर्गेनिक मतलब क्या भैया? ऑर्गेनिक ग्रोथ में सर ने कहा था हम धीरे धीरे ग्रो होते हैं। जो 1991 के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पहले कंपनीज ग्रो होती थी वो ऑर्गेनिक रास्ते से होती थी, बिकॉज इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं था। बट इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में और डायनामिक एनवायरनमेंट में जब कंपनीज को ये समझा है कि टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज होता है और कैपिटलिज्म का हम कह सकते हैं बोलबाला है, कॉम्पिटिटिव कैपिटलिज्म का बोलबाला है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का बोलबाला है, तो कंपनीज को अब ऑर्गेनिक रास्ते से ग्रो होने में कोई रुचि नहीं है। कंपनीज, फास्ट फूड का जमाना है,
व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का जमाना है। छींक अगर नारायण मूर्ति को आती है तो इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस आधा 1% ऊपर नीचे होता है। ये इस तरह का जमाना है, तो कंपनीज भी इस तरह से ग्रो होना चाहती है, मतलब इन ऑर्गेनिक वे में ग्रो होना चाहती है। और इसीलिए इस 21st सेंचुरी में हम सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के मर्जर्स, एक्विजिशंस, अमालगेशंस देख रहे हैं इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। जो इंटरनल ग्रोथ होता था, जो एक जमाने में जो कंपनीज नए एसेट्स एक्वायर करती थी, पुराने टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करती थी, नए लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स एस्टेब्लिश करती थी, धीरे धीरे ग्रो होना, वो जमाना चला गया। आज फास्ट फूड का जमाना है, फास्ट ग्रोथ का जमाना है। अच्छा, मुझे बोलो, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो होता है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों कंपनीज के लिए फायदेमंद होता है या सिर्फ एक के लिए फायदेमंद होता है? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जिन कंपनीज के बीच में होता है, वो दोनों के लिए फायदेमंद होता है या किसी एक के लिए फायदेमंद होता है? दोनों के लिए फायदेमंद होता है या किसी एक के लिए फायदेमंद होता है? दोनों के लिए फायदेमंद होता है। इट इज विन विन मॉडल, इट इज विन विन मॉडल, ध्यान रखना। अरे इतना क्यों, आप रिसेंट एग्जांपल लो, जेट एयरवेज जो जूझ रही है रिस्टार्ट होने के लिए, जेट के ऑपरेशंस, अगर ये वापस रिस्टार्ट होते हैं तो भैया जेट एयरवेज के जो शेयर होल्डर्स है उनको एक रे ऑफ होप मिलेगा, उनको एक आशा की किरण है कि जेट एयरवेज फिर से स्टार्ट होगा। और भैया जेट एयरवेज स्टार्ट होने से इस पर्टिकुलर एयरलाइंस बिजनेस में जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको भी तो फायदा होगा। जो जेट एयरवेज को खरीदेगी कंपनी, उनको भी बिजनेस के अंदर ग्रोथ और एक्सपांशन होगा। तो इट्स अ विन विन मॉडल। किसी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी, ध्यान सुनना, एक लॉस मेकिंग कंपनी को अगर आप एक्वायर करते हो तो भी दोनों को फायदा है काफी। ये मैं आपको बता दूं, सर आप कैसे बोल रहे हो लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करने से हमको क्या फायदा है? दोस्तों, जब एक प्रॉफिटेबल कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करती है तो आपको इनकम टैक्स पता है, प्रॉफिट इन केस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पता है, उसके लॉसेस इनके प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होते हैं, इनको टैक्स वैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड उनको विदाउट पेइंग टैक्स एक कंपनी का मार्केट शेयर, रेडीमेड सेटअप, नेटवर्क मिल जाता है। भारतीय एयरटेल की कंपनी है, लिसन केयरफुली, भारतीय एयरटेल, एयरटेल कंपनी ने साउथ अफ्रीका की एक लॉस मेकिंग कंपनी एमटीएन जो टेलीकॉम बिजनेस में थी उसको एक्वायर किया था। साउथ अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनी एमटीएन को एक्वायर किया, लॉस मेकिंग कंपनी थी। काफी लोगों ने एयरटेल के इस कंपनी के फैसलों पर गलत फैसला था ऐसा अनाउंस किया था कि सुनील भारती मित्तल का गलत फैसला है। जब उन्होंने इस को लेकर डिस्क्लोजर दिया और कहा उनका थॉट क्या है, तो लोगों को, रतन टाटा जैसे सुनील मित्तल को उन्होंने ट्रू विजनरी मान लिया मीडिया ने। सुनील मित्तल ने कहा एमटीएन भले लॉस मेकिंग कंपनी है, बट एमटीएन साउथ अफ्रीका की लॉस मेकिंग कंपनी होने के बावजूद भी उनका साउथ अफ्रीका में वाइड स्प्रेड नेटवर्क है। कंपनी के ऑलरेडी जो टेलीकॉम ऑप्टिक केबल लाइंस है वो स्प्रेड अप है। अगर एयरटेल को साउथ अफ्रीका में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना है तो नए से लाइसेंस लेने हैं, नए से सब कुछ टेलीकॉम केबल्स को क्या करना है, डिग करना है, जो अगले 10-15 साल लग जाएंगे। एमटीएन को एक्वायर करने से डे वन पर एमटीएन हमारी बन गई और एमटीएन से जो लॉसेस है वो भारती मित्तल के एयरटेल कंपनी के प्रॉफिट्स के एडजस्ट होंगे और ये कंपनी बिजनेस एक्सपांशन कर पाएगी, बिजनेस एक्सपांशन कर पाएगी। अच्छा, जनरली जनरली हम कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के पीछे का रीजन क्या होता है? जब किसी कंपनी का मार्केट शेयर कम होता है, जब किसी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं, जब किसी कंपनी का ब्रांड वैल्यू कम होता है, उनको प्रोफेशनल्स इन लेबर टर्नओवर बढ़ जाता है, या कंपनी के मार्केट में मेजर चेंजेस ड्यू टू द मार्केट प्लेस। भैया मेजर चेंजेस टू मार्केट प्लेस का बेस्ट एग्जांपल और एक पूछोगे तो मैं कहूंगा नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के हस्ते हाथे, नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के हाथ जो बेचा गया वो इस वजह से बेचा गया, मेजर चेंजेस टू मार्केट प्लेस। नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट के हाथे क्यों बेचना पड़ा? मेजर चेंजेस टू द मार्केट प्लेस। भैया नोकिया इस टेलीकॉम मोबाइल बिजनेस में अपने आप को उस तरह से ग्रो नहीं कर पाया, उन्हें अपने आप को मेजर चेंजेस के कारण माइक्रोसॉफ्ट को बेचना पड़ा। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग था। बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हमने देखा है, कैसे वो बेनिफिट देता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग देखा है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में 3 चीजें होगी, एक तो कंपनी का बिजनेस चेंज होगा, कंपनी का मैनेजमेंट चेंज होगा, या कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज होगा। बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। यस, अभी तक का डिस्कशन जो मैंने किया है सबको समझा है, तो वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। आपके कमेंट्स के लिए मैं वेट कर रहा हूं। उसके बाद मैं आपको हमारे इस सीआर के जो 13 चैप्टर्स है और कैसे उन 13 चैप्टर्स को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है और कैसे एक दूसरे से लिंक किया है वो आपको बताऊंगा। वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स।
ओके, तो अब हम लोग हमारा जो मेन सीआर के जो 13 चैप्टर्स है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो पार्ट है उसके 13 चैप्टर्स है, उस उनके डिस्कशन पर आते हैं। जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हमारा पार्ट ए है 50 मार्क के लिए, जिसमें 13 चैप्टर्स है, उसको मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। आई एम डिवाइडिंग इनटू 5 डिफरेंट टॉपिक्स। फर्स्ट है जो हमारा चैप्टर 1 है, वो है टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। दोस्तों ध्यान रखना, जैसे मॉड्यूल में सीक्वेंस दिया वैसे मैं नहीं दे रहा उसको, आई एम डिवाइडिंग इट इनटू डिफरेंट सीक्वेंस। पहला हमें जो पढ़ना है वो टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ना है। मतलब हमने आज जो डिस्कशन किया है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के कलेक्टिव टर्म माँ की कार, हमने माँ की कार पढ़ लिया तो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। हमने बायबैक ऑफ शेयर्स पढ़ लिया, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया। इवन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, विल बी सरप्राइज्ड टू नो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ये भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा हो सकता है। डेफिनेटली रिस्ट्रक्चरिंग में दो रिस्ट्रक्चरिंग आते हैं, ध्यान रखना, एक इंटरनल आता है, एक एक्सटर्नल आता है। इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग। बायबैक इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। ध्यान रखना, बायबैक कैन बी इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग, एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग। एक्सटर्नल कब होगा मैंने बता दिया, बायबैक इंटरनल भी बन सकता है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग है। सो टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में जब मैं सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग की बात करता हूँ, रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी इंटरनली, एक्सटर्नली, वो भी हमें इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे। उसके बाद एक बार अपने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर लिया, करने का फैसला कर लिया, हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में जनरली क्या करते हैं, किसी एक कंपनी को एक्वायर करते हैं, तो वो हमारा सेकेंड चैप्टर है, एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी ऑब्लिक बिजनेस। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर में क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी ऑब्लिक बिजनेस होता है। एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी ऑब्लिक बिजनेस होता है। सबको समझ रहा है क्या? तो भैया कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर में जब हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो भैया यही तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है मॉड्यूल का, ये हमारा मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 1 है। जब हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं वही तो हमारा एक्विजिशन ऑफ कंपनी, ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का फर्स्ट मोटिव है। क्या? एक्विजिशन ऑफ कंपनी ऑब्लिक बिजनेस, ये हमारा मोटिव है। अच्छा, अब कंपनी को एक्वायर करना है, किसी भी कंपनी को अगर हमें एक्वायर करना है एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें उसके लिए प्लानिंग लगेगा, हमें उसके लिए स्ट्रेटेजी लगेगा। तो भैया जब हमें प्लानिंग और स्ट्रेटेजी लगेगा किसी बिजनेस को, कंपनी को एक्वायर करने के लिए, यही हमारा चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 में हम क्या सीखेंगे, किसी भी कंपनी को एक्वायर करना है, किसी भी कंपनी के बिजनेस को एक्वायर करना है, उसके लिए क्या प्लानिंग लगेगा, क्या स्ट्रेटेजी लगेगा, ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। जब प्लानिंग और स्ट्रेटेजी हम देखेंगे तो अब प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ साथ हमें चैप्टर नंबर 4 में देखना है वो स्टेप्स, प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शंस। मतलब क्या, जब हम प्लानिंग और स्ट्रेटेजी करेंगे, उस प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के तहत जब स्टेप्स लेंगे, जो स्टेप्स हम लेंगे वो चैप्टर नंबर 4 के तहत लेंगे। मतलब वेरियस अप्रूवल्स लेंगे, जो स्टेप्स कैरी आउट करेंगे उस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, हम कहेंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए, वो स्टेप्स चैप्टर नंबर 4 में दिए। जो भी हम स्टेप्स कैरी आउट करेंगे उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो चैप्टर नंबर 5 में दिया है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द मर्जर्स एंड अमालगमेशंस, वो चैप्टर नंबर 5 में दिया है। अब हम जब डॉक्यूमेंटेशन करेंगे किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए प्रॉपर, हम उस कंपनी का क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। भैया किस दाम में शेयर्स खरीदने हैं, जिस कंपनी को एक्वायर करना है उसके शेयरहोल्डर्स को क्या परचेस कंसिडरेशन देना है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस करेंगे, बिजनेस असेट्स फॉर सीआर, ये चैप्टर नंबर 6 है। और जब हम वैल्यूएशन करेंगे, देखा लिंक, मैंने अभी तक 6 चैप्टर्स तक का लिंक दिया आपको, 6 चैप्टर्स का लिंक देखा है क्या? हम किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए जब डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं, उस एक्वायर करने के लिए क्या क्या कंप्लायंसेस है एक्विजिशन के लिए, कौन से लॉज है, कौन से रेगुलेशंस है, वो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे एक्विजिशन के लिए। और जब वो कौन से लॉज है, कौन से रेगुलेशंस है जिसका कंप्लायंस होना चाहिए वो समझेंगे, फिर उन लॉज का कंप्लायंस करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी करेंगे। प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी करने के बाद हम उसका प्रॉपर स्टेप्स सिस्टमैटिक तरीके से कैरी आउट करेंगे। प्रोसेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और अमालगमेशंस ट्रांजैक्शंस, हम जो भी स्टेप्स कैरी आउट करेंगे, जो भी मर्जर करेंगे, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेंगे, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होगा ताकि आने वाले कल में भी वो काम में आएगा।
जब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होगा, जिस कंपनी को एक्वायर करना है उसका प्रॉपर वैल्यूएशन किया जाएगा। वैल्यूएशन करने के बाद जिस कंपनी को एक्वायर करना है, एक्वायर करने के बाद का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ साथ जिस कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं उसका इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपैक्ट होगा और स्टैम्प ड्यूटी किस तरह से पे करना है, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। ओके, सर ने कहा था ये जो पूरा 13 चैप्टर्स है सर इस तरह से 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है और ये चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 8 विल से इट इज अ कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। तो भैया कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है? चैप्टर नंबर 2। आप एक कंपनी को एक्वायर करने के इरादे से क्या लॉज रेगुलेशन है वो समझते हो, उसको लेकर प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी करते हो। जो भी प्लानिंग स्ट्रेटेजी करते हो उसके प्रॉपर स्टेप्स प्रोसेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन के ट्रांजैक्शंस के कैरी आउट करते हो। फिर जो भी प्रोसेस है स्टेप्स कैरी आउट करते हो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हो। डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे तो उस कंपनी को जिसको एक्वायर करना है उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो देखा जाएगा, उसका क्या टैक्स पर इंपैक्ट हो रहा है, क्या स्टैम्प ड्यूटी पर इंपैक्ट हो रहा है वो देखा जाएगा। देखो कैसे 13 चैप्टर्स हम समझ रहे हैं। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में भैया हम जब ये पूरा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का पैकेज देखेंगे हमें साथ ही साथ ये भी देखना है यहां पर हल से रेगुलेटरी अप्रूवल्स। रेगुलेटरी अप्रूवल्स में हम कहेंगे हमारा अगेन चैप्टर नंबर 9 आएगा। आप सबको पता है कंपटीशन एक्ट 2002 आपने पढ़ा है। कंपटीशन एक्ट में कौन सा टर्म है बोलो? एक है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, एक है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और एक क्या है कॉम्बिनेशन। तो भैया जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है क्या उनका वो एक्विजिशन कॉम्पिटिशन एक्ट के तहत कॉम्बिनेशन है क्या? अगर वो कॉम्बिनेशन है तो उस कॉम्बिनेशन को कॉम्पिटिशन एक्ट के तहत कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगेगा, वो चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 में हमें कॉम्पिटिशन एक्ट के अलावा अदर रेगुलेटरी अप्रूवल्स, मतलब अगर वो बैंक है तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी है तो आईआरडीए का अप्रूवल लगेगा, टेलीकॉम कंपनी है तो ट्राई का अप्रूवल लगेगा। रेगुलेटरी अप्रूवल्स जिसमें मैं लिखा है आरबीआई, ट्राई, आईआरडीए, इनका भी अप्रूवल लगेगा, वो चैप्टर नंबर 10 में दिया है। एंड फिर चैप्टर नंबर 11 में अगर वो एक कंपनी है तो हमें इस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शन के लिए या फिर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हमें कंपनीज के ट्रिब्यूनल का एनसीएलटी का अप्रूवल लगेगा। अगर कंपनी पर कोई मुकदमा चल रहा है, शेयर होल्डर्स ने अपोज किया उस मर्जर एक्विजिशन को या अमालगमेशन को, तो शेयर होल्डर्स अगर जाएंगे तो कहां पर जाएंगे? एनसीएलटी में जाएंगे, तो वो एनसीएलटी का अप्रूवल लगेगा। चैप्टर नंबर 12, सॉरी चैप्टर 11 अपीयरेंस बिफोर NCLT/NCLAT। भैया अभी तक कितने चैप्टर्स के बारे में बता दिया आपको? 13 में से 11 चैप्टर्स, और ये 11 चैप्टर्स का सीक्वेंस देखना। फर्स्ट चैप्टर टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एकदम अलग है, जिसमें पूरे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, माँ की कार के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर से हमारा एक्सटर्नल जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है उसका डिस्कशन स्टार्ट होता है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एज एक्सटर्नल पार्ट, जिसमें हम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस से लेके टैक्सेशन और स्टैम्प ड्यूटी तक देखते हैं। थर्ड पार्ट में हम रेगुलेटरी अप्रूवल्स, अगर कॉम्बिनेशन है तो कॉम्पिटिशन एक्ट का, अगर इंश्योरेंस सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है तो अदर रेगुलेटरी अप्रूवल्स का, और एनसीएलटी के सामने उनके अप्रूवल्स के बारे में देखते हैं। ये थर्ड पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट में मैं नीचे लिखता हूं, फोर्थ एरो में जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, फोर्थ एरो में उसे हम कहते हैं फास्ट ट्रैक मर्जर्स। कैन एनीवन टेल मी फास्ट ट्रैक मर्जर्स के बारे में? क्योंकि आपने ये सीएस एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ में पढ़ा है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। फास्ट ट्रैक मर्जर्स के बारे में ये कौन से कहां पर पढ़ा है आपने और क्या इसका मतलब है फास्ट ट्रैक मर्जर? कैन एनीवन टेल मी? फास्ट ट्रैक मर्जर्स ये अपने कंसेप्ट है जो एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ा है, सेटिंग अप में भी पढ़ा होगा, सी लॉ में भी पढ़ा होगा। फास्ट ट्रैक मर्जर्स के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 में।
Yes, anyone? Fast track mergers. Waiting for comments. फास्ट ट्रैक मर्जर्स में क्या आता है? और द बेस्ट एग्जांपल, दो स्मॉल कंपनीज के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, तो उन्हें कोर्ट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो फास्ट ट्रैक रास्ते से होता है। फास्ट ट्रैक मर्जर्स दो स्मॉल कंपनीज के बीच में जब यस अमालगमेशन होगा, मर्जर होगा, उसे फास्ट ट्रैक मर्जर के रास्ते से वो कैरी आउट कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस फॉलो करना नहीं है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शन जो चैप्टर 15 है, उसी के अंदर फास्ट ट्रैक मर्जर का सेक्शन है। वो उस रास्ते से, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शन के रास्ते से आपको फास्ट ट्रैक मर्जर नहीं करना है, उसके अलग प्रोविजन है फास्ट ट्रैक मर्जर। वो फास्ट ट्रैक मर्जर हम देखेंगे, अलग चैप्टर है। एंड देन लास्ट पॉइंट, चैप्टर 13। नाउ यू शुड बी इन अ पोजीशन टू टेल मी व्हाट इज दिस। मैं नहीं बोलूंगा। चैप्टर 13 जो हमारा है, उसको हम कहते हैं क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स। क्या कहते हैं? क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स। कोई बोलेगा क्या क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स क्या है? क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स, यस भैया, मर्जर जिन कंपनी में हो रहा है, एक कंपनी बाहर की है, एक इंडिया की है। जब एक फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी के बीच में मर्जर हो रहा है, तो वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी का कंप्लायंस नहीं करना है, चैप्टर 15 का कंप्लायंस नहीं करना है, हमें जिस देश की कंपनी है वहां के भी लॉज का कंप्लायंस करना है। इंटरनेशनल लॉज है फॉर क्रॉस बॉर्डर मर्जर, उनका कंप्लायंस करना है। क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स, ये चैप्टर नंबर 13 है जो हमें पढ़ना है। क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स, फॉरेन मर्जर्स, करेक्ट। तो एक फॉरेन कंपनी का जब मर्जर होगा, उसका एक अलग चैप्टर है क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स। ऐसे वो 13 चैप्टर्स है। तो इफ यू अंडरस्टैंड, इन 13 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 2 से लेकर, मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक वो कंप्लीट पैकेज है ऑन, बोलो, ऑन व्हाट? ऑन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। और चैप्टर नंबर 9, 10, 11 क्या है? वो रेगुलेटरी अप्रूवल्स को लेकर है। चैप्टर नंबर 12 क्या है? वो फास्ट ट्रैक मर्जर को लेकर है। एंड चैप्टर नंबर 13 क्या है? क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स को लेकर है। क्या मैं कहूं सबको आइडिया आ गया 13 चैप्टर्स कैसे है? जिसमें फर्स्ट चैप्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एवरी एग्जाम ऑन फर्स्ट चैप्टर यू विल फाइंड एटलीस्ट 10 मार्क्स क्वेश्चन। ये फर्स्ट चैप्टर एकदम हटके है। फर्स्ट चैप्टर पर आपको 50 में से 10 मार्क पर क्वेश्चन मिलेंगे। 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। भैया वो सीआर का पूरा बेस है, सीआर का पूरा बेस है। बहुत डिस्कशन हमने किया है आज के सेशन में, और मैं प्रिज्यूम करता हूं सबने लिखा है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मैं आप सबको बता दूं हम लोग अब कैसे करेंगे। सीआर को लेकर मैं आपको चैप्टर वाइज नोट्स देते जाने वाला हूं। जैसे हमने आरसीडी और गवर्नेंस में, ध्यान से सुना दोस्तों, आरसीडी और गवर्नेंस में क्योंकि मॉड्यूल अपडेट हो गया था, मॉड्यूल में काफी अपडेशंस थे, तो पुराने नोट्स आपको देना पॉसिबल नहीं था। जब तक अपडेटेड नोट्स आपको नहीं देते, आपको सही ढंग से पढ़ता नहीं आता था। और इसलिए आरसीडी और गवर्नेंस में मैंने लेक्चर के दौरान ही नोट्स आपको बनाकर दिए, नोट्स बनाकर दिए। बट यहाँ पर सीआरआई में ऐसा सच मेजर चेंजेस नहीं है। तो सीआरआई के अंदर जो भी है थोड़े बहुत चेंजेस, वो हम आसानी से कवर कर सकते हैं। तो सीआरआई के मैं आपको पहले दिन से ही चैप्टर वाइज नोट्स देने वाला हूँ। मतलब हमारा फर्स्ट चैप्टर जब कल स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट चैप्टर को लेकर आपको नोट्स पहले से ही अवेलेबल हो जाएंगे आपके ग्रुप के ऊपर। इज दैट क्लियर? जो लोग YouTube पर देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फर्स्ट चैप्टर के नोट्स YouTube पर अवेलेबल होंगे। इसके बाद आपको इंस्पायर के ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ेगा। यस, तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, सीआर के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या विचार है आपका सीआर के बारे में? वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। लगभग 2 घंटे होने आ गए, 1 घंटा 45 मिनट हो गया है। मैं नॉन स्टॉप आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको रूबरू कर रहा हूँ। आई होप यू आर नॉट एग्जॉस्टेड, यू आर नॉट सैचुरेटेड। मेरी बात छोड़ो, मैं सैचुरेटेड हूँ या एग्जॉस्टेड हूँ इसकी बात छोड़ो, आप एग्जॉस्टेड नहीं हो ये मैं मानता हूँ। यस दोस्तों, मैं आपको, हम लोग इतने रियल लाइफ और रियल टाइम एग्जांपल डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के, आपको मजा आने वाला है। इसलिए तो
गवर्नेंस और आरसीडी पढ़ाने का एक अपना अलग मजा है, और सबसे ज्यादा मजा सीआर पढ़ाने का है। इसलिए सीआर पढ़ाते वक्त मैं गवर्नेंस आरसीडी नहीं पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ सीआर पढ़ाता हूं, ओनली सीआर। यही तो सीआर पढ़ाने की खासियत है, एक अलग धुंध में आदमी रहता है सीआर पढ़ाते वक्त। यस, तो आज का सेशन हम यहीं पे रोकते हैं। कल हम अगेन 5 बजे मिलेंगे। 5 o'clock we'll start with the session and we'll start with the first chapter, that is types of corporate restructuring. Is that clear? तब तक के लिए आज्ञा दो। खुदा हाफिज, सलाम, नमस्ते, शब्बा खैर। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल, जय माता दी। बाय बाय, सी यू।